पानी में तैरने वाली मछली आकाश में उड़ने लगे, किंतु राज्य कर्मचारी रिश्वत ना ले, यह संभव नहीं। ये चाणक्य का कोट है। चलिए ठीक है, अगला एक लिख लीजिए। जिस प्रकार मैं एक गुलाम नहीं बनना चाहता, जिस प्रकार मैं एक गुलाम नहीं बनना चाहता, उसी प्रकार मैं किसी गुलाम का मालिक भी नहीं बनना चाहता। जिस प्रकार मैं एक गुलाम नहीं बनना चाहता, उसी प्रकार मैं किसी गुलाम का मालिक भी नहीं बनना चाहता। यह सोच लोकतंत्र के सिद्धांत को दर्शाती है। ये अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। यह सोच लोकतंत्र के सिद्धांत को दर्शाती है, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है इसका, महात्मा गांधी जी का, पंचायती राज के ऊपर। इसको ध्यान रखेंगे। अगर हिंदुस्तान के हर गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो, अगर हिंदुस्तान के हर गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी बराबर होगा, या यूं कहिए ना कोई पहला होगा ना कोई आखिरी होगा, या यूं कहिए ना कोई पहला होगा ना कोई आखिरी होगा। सर एक धीरे धीरे लिखा दीजिए सर। सर थोड़ा सा स्लो बोलिए। ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदुस्तान के हर गांव में, अगर हिंदुस्तान के हर गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई को साबित कर सकूंगा, तस्वीर की सच्चाई को साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी बराबर होगा। सबसे आखिरी बराबर होगा, या यूं कहें, यूं कहिए ना तो कोई पहला होगा ना कोई आखिरी होगा। महात्मा गांधी का ये कोट है, कितना अच्छा कोट है, उनके गांधी। ठीक है, एक है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और यह सुबह सुबह की बात है। ये गोरख पांडे का है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और यह सुबह सुबह की बात है। राजा बोला रात नहीं है सर, वो अज्ञात है, इसके बारे में सोशल ये गोरख पांडे का है। ठीक है, अज्ञात नहीं है, गोरख पांडे का ये लिखा हुआ है। इलेक्शन के बारे में अगर कोट करना हो आपको, तो शरीफ इंसान आखिर क्यों इलेक्शन हार जाता है? किताबों में तो ये लिखा है कि रावण हार जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि कई बार शरीफ इंसान, हाँ मुनव्वर राणा का है ये। सर हमको जैसे कोड थोड़ा थोड़ा याद रहता है, लेकिन उसको बोला कौन है ये याद नहीं रहता, तो ऐसे ही कोई मान लीजिए याद नहीं भी रहता है तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको लिख देना है कि किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जैसा कि कोई प्रसिद्ध कथन है, तो आप बिना नाम लिए भी आप निकल सकते हैं। लेकिन जैसे महात्मा गांधी का कोट नाम लिख देंगे, आप चाणक्य का नाम लिख देंगे, अब्राहम लिंकन साहब का नाम लिख देते हैं, तो बहुत असर पड़ता है। नागार्जुन का नाम लिख देंगे, दुष्यंत कुमार का नाम लिख देंगे, सर्वदेश दयाल सक्सेना का नाम लिखेंगे, अडम गोडवी साहब का नाम लिखेंगे। जैसे ही आप अदम गोडवी साहब का नाम लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि अदम गोडवी साहब ने जो भी लिखा है भ्रष्टाचार के ऊपर, सरकार के ऊपर, इतना तीखा व्यंग है अदम गोडवी साहब का, आप सोच नहीं सकते हैं। ये तो हम लोगों को कुछ एक सेक्शन पढ़ने को मिलता है। जो आपका कॉपी चेक करने वाला अगर ढंग का प्रोफेसर हो, वो लोग तो रात दिन यही सब पढ़ते रहते हैं बैठकर, उनको तो कोई काम नहीं रहता है। आप एक कोट करेंगे एकदम गोडवी का, उनको लगेगा लड़का क्या पढ़ के आया, वाह क्या बात है। ठीक है,
तो वो जैसे होता है ना कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, तो क्या लगेगा उनको कि हाँ भाई बहुत अच्छा लिखा गया है। कबीर को तो बार-बार कोट कीजिए, रहीम को बार-बार कोट कीजिए। देखिए 3-4 आदमी आपको बहुत मदद करने वाला है ऐसे में। एक कबीर हो गया, रहीम हो गया, सूरदास हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं ये महात्मा गांधी हो गया और ये अब्राहम लिंकन साहब का भी कोट बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके महात्मा गांधी आपको बहुत मदद करेंगे और कबीर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और इनके द्वारा कही गई बातें हर लोग जानते भी हैं और बहुत ही साधारण भाषा में कहा भी गया है। बहुत सारे शायर हैं लेकिन उन्होंने बहुत टफ भाषा में बोला है, वो आपको याद भी नहीं रहने वाला है एग्जाम के लास्ट टाइम में, ठीक है। जैसे कबीर का जो भी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सोए घड़ा ऋतु आए फल होए, तो आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर का कल भी मैंने बताया था, समाज चोपती उस भयं को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। एक कार्ल मार्क्स का कोट है, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ आएंगे आपके ऐसे पे कि हाथ की चक्की सामंतवाद पैदा करती है और भाप का इंजन पूंजीवाद पैदा करता है। हाथ की चक्की सामंतवाद पैदा करती है और भाप का इंजन पूंजीवाद पैदा करता है। आप इसको लिख सकते हैं। महात्मा गांधी का एक कोट है कि आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देती है। आपको पता होगा कि आज चीन के ऊपर 104% का टैरिफ अमेरिका ने घोषित किया, तो 84% का उल्टा टैरिफ जो है कि चीन ने अमेरिका के ऊपर लगा दिया है। अगर इस तरीके से टैरिफ वार चले तो आंख के बदले आंख का जो ये नीति चलेगा, इसमें पूरे विश्व को अंधा कर देगा। और महात्मा गांधी के कोट को बोलते हुए इन्होंने, ब्राजील की राष्ट्रपति है या शायद कोई महिला लेडी राष्ट्रपति ही है, उन्होंने कहा था कि मैं इस आंख के बदले आंख वाले फिलॉसफी में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं जाऊँगी, अमेरिका से बात करूँगी और किसी भी तरीके का जो है कि बदला लेने का कोई मेरा विचार नहीं है। हम लोग एक शांतिपूर्ण ट्रेड के तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक शांतिपूर्ण विश्व में सबके साथ व्यापार हो, ऐसी बात करने के लिए हम जाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि एक तो व्यक्ति उस तरीके से वो ट्रेड वार करना स्टार्ट कर दिया है, इसमें जो उलझेगा उस तो बर्बाद होके ही रहेगा। ठीक है, कल लिखाया था मैंने इसे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये किनका है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का। तो इसको लिखेंगे। सोशल मीडिया को लेकर के और साइबर क्राइम को लेकर के आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आइए सोशल मीडिया, साइबर क्राइम और कुछ महिला सशक्तिकरण, आरक्षण, इस चीज को लेकर के बात करते हैं। फिर लास्ट में जो है कि कुछ कोट हम लिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए सोशल मीडिया के सदुपयोग दुरुपयोग पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक उठाते हैं सोशल मीडिया। चलिए बताइए क्या स्थितियां बन रही है सोशल मीडिया के बारे में। सर इसको स्टार्ट तो सर सेंटिनल आइलैंड से करेंगे सर, अभी गर्म मुद्दा है बहुत गर्म मुद्दा जो है। ब्लॉग। सेंट्रल आइलैंड पे वो क्या नाम था ब्लॉगर का, पहुंच गया था फिर से? नाम तो सर याद नहीं है। कोई बात नहीं है, लिख दीजिएगा, एक अमेरिकी यूट्यूबर है ब्लॉगर, हमको भी जी नाम सर। याद नहीं किस तरीके से चला गया था। लेकिन देखिए ये घटना जो है ना सबको पता नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए। और वो उस प्रोफेसर को तो पक्का पता नहीं होगा जो आपका कॉपी चेक करेगा, तो आप इससे बच के कोई दूसरा तरीका भी आप ढूंढ सकते हैं। मैं एक आध आपको शायरी या कोट्स लिखा दूं तो आपका काम बन जाएगा। लिखा दिया जाए। सर पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस न्यूज को कवर कर दिया, पता तो नहीं आपका होगा। प्रोफेसर ने ना पढ़ा होगा, दिक्कत तो ये है, इंटरनेशनल होने से क्या होगा। सेंटिनल आइलैंड पे उस बार जो व्यक्ति मरा था ये खबर सबको पता था। ऐसा आप कर सकते हैं स्टार्ट की, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जी बहुत सर, रोमांचक भी है। वो भी अमेरिका का ही सर था सर, क्रिश्चियन मिशनरी। हाँ, वो था, लेकिन उस बार वो मर गया था ना, इसलिए न्यूज में आ गया था। इस बार इसको कुछ हुआ नहीं, उसको तो पुलिस गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। आप उससे अच्छा है मैं बताता हूँ इसका तरीका। आप कुछ शायरी में नोट करा देता हूँ, आप लिखिए इसको, पेन पेपर निकालिए। लिखिए। झूठी मुस्कानों में छुपा है दर्द भारी। इसको स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं देता हूँ। सब लोग लिख रहे हैं ना कि सोए हुए हैं? लिख रहे हैं सर। सर अपने स्क्रीन का थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाइए ना सर प्लीज। अच्छा ठीक, एक सेकंड में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। झूठी मुस्कानों में छुपा है दर्द भारी, कभी नहीं है, सॉरी, कमी नहीं है
पोस्ट की, पर दिल है खाली। आज के समय में तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया। दोस्त तो हज़ार हैं, दोस्त तो हज़ार हैं, पर कोई पास नहीं। पास नहीं। इस डिजिटल दुनिया में जज़्बातों की तलाश नहीं। इस डिजिटल दुनिया में जज़्बातों की तलाश नहीं। क्या बूढ़ा, क्या युवा, सब इतना रील बनाने में व्यस्त है। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक लड़का क्या कहते हैं, वो ट्रेन के नीचे से सोया हुआ रहा पटरी पे, उसके ऊपर से ट्रेन गुज़र गया। वो सच है कि अब एडिटिंग किया है पता नहीं, लेकिन जो भी किया है वो डाला है तो वो खतरनाक है। ठीक है। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को। युवाओं में एक जो है कि फोमो इफेक्ट क्रिएट हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं, कि हम अगर रील नहीं डालेंगे तो क्या होगा। वो देखो वहाँ कितना बड़ा गाड़ी पे घूम रहा है, कितना बड़ा बंगला में घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी शादी हो रही है, उसका गर्लफ्रेंड है, वो जो विदेश जा रहा है टूर करने के लिए, और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। रात-रात भर लोग सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं, बार-बार नोटिफ़िकेशन चेक कर रहे हैं, हमेशा ऑनलाइन रहने का लत लग गया है। युवाओं को इस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य पे ये गहरा असर डाल रहा है। उनके जीवन में ये बेचैनी, दुखी, आत्मविश्वासहीनता उसके अंदर जो है कि घर कर जा रहा है। वो हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, जबकि उसको लगता है कि मैं तो पीछे रह गया हूँ, ये लोग आगे निकल गए हैं। और जब इस तरीके से होता है कि हर चीज़ों का एक परफेक्ट इमेज, हर चीज़ों के लिए एक परफेक्ट स्टोरी, आप उस वेडिंग में देख लें कि हर तरीके का एक स्टोरी क्रिएट करने की बात की जाती है, और एक युवा दूसरे युवा से, या युवती जो भी हो, मैं लिंग तटस्थ होके बात करना चाहूँगा, कि चाहे युवा हो या युवती हो, तो वो उसके पास हमेशा कि मेरे पास महँगे मोबाइल नहीं है, मेरे पास महँगी घड़ी नहीं है, मेरे पास महँगे कार नहीं है, मेरे पास अच्छे सोशल ग्रुप्स नहीं है, मेरे पोस्ट पे तो लाइक्स नहीं आते, मेरे पोस्ट पे तो फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है कि उसको डिप्रेशन और अवसाद में धकेले जा रहा है, और वो इस मामलों का युवा जो है कि शिकार होते चला जा रहा है। यह स्थिति युवाओं के लिए अच्छी नहीं है। आज के समय में बच्चे से लेकर बूढ़े तक कमोबेश सबकी स्थिति यही होते जा रही है। आप देखिए कि जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, वो कितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे बेवजह एक्टिव रहते हैं। हर चीज़ का आप जो है कि भौकाल दिखाने का प्रयास करते हैं, हर चीज़ का एक मोमेंट बनाने का प्रयास करते हैं। आपको जो ड्यूटी दी गई है, उस ड्यूटी को जब आप करने के लिए जाते हैं, उस ड्यूटी के करने के दरमियान भी उसका आप वीडियो शूट करवाते हैं, बाकायदे आप वीडियोग्राफर को लेकर के साथ में जा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? आप किसी स्कूल के टीचर को डाँटने के लिए जा रहे हैं। ये सिचुएशन आई ही क्यों? आप क्यों किसी स्कूल के टीचर को डाँटने के लिए जा रहे हैं, या किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े व्यक्ति का आपको डाँट के एक आम जनमानस का वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई कि उसको डाँटने का आवश्यकता ही ना पड़ता? ये हो सच है कि कई बार आपके जो है कि कुछ किए गए पॉजिटिव कार्यों से लोगों को प्रेरणा मिलती है, लेकिन आपकी जो इस तरीके से रीलबाज़ी कर रहे हैं, आपकी मंशा तो कुछ और ही दिख रही है। छत्तीसगढ़ का वो आईपीएस क्या नाम था जी? अभिषेक रील वाला? पल्लव। अभिषेक पल्लव। उसका उसका क्या हुआ? उसके घर पे खुद पे छापा पड़ गया। तो इससे युवाओं को बाहर निकालना होगा। क्या करना पड़ेगा युवाओं को बाहर निकालने के लिए? कंस्ट्रक्टिव वर्क करना, क्या? कंस्ट्रक्टिव में लगाना, उन्हें स्किल स्किल देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो कम्युनिटी वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना होगा शायद, कलेक्टिव वर्क उनको करने सबसे कम्युनिटी पहले वर्क हो गया, सोशल वर्क हो गया। डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा उनको। जानते हैं ये वर्ड क्या होता है? आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा, जो साइबर बुलिंग वगैरह है, साइबर स्टैकिंग, साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, फिशिंग, स्मैशिंग, ये सारा वर्ड भी हम आपको बता देंगे। सिर्फ बने रहिएगा। ठीक है? ठीक। तो डिजिटल डिटॉक्स करना होगा। व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स? क्या होता है डिजिटल डिटॉक्स, जानते हैं? ये सर आदत सोशल छुड़वाना साइट होता से है सर, कट ऑफ हो जाना। सोशल से। हाँ, सोशल साइट से धीरे-धीरे युवाओं को कट ऑफ करने का प्रयास करवाना, दैट इज डिजिटल सर डिटॉक्स। ठीक विपासना है? ये सब करवाती है सर। हाँ, उतना जाने का ज़रूरत नहीं है, उसको धीरे-धीरे इस बात को समझाइए कि आप जो ये दुनिया देख रहे हैं, ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना है। इसको एक अच्छा एसे के तौर पे भी मैं अच्छे से आपको लिखा के समझा भी देता हूँ। कुछ खबरों को बता देता हूँ ताकि आप एक अच्छा एसे लिख सकते हैं। 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक पूरा मैं करवा दूँगा। ठीक है? एक और शायरी आप लिख लीजिए।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया ना, झूठी मुस्कानों में छुपा है दर्द भारी, कमी नहीं है पोस्ट की पर दिल है खाली, दोस्त तो हजार है पर कोई पास नहीं, इस डिजिटल दुनिया में जज्बातों की तलाश नहीं। एक और लिख लीजिए। चेहरे पे मुस्कान दिल में उदासी रखते हैं, मेरे भाई आह वाह करो। चेहरे पे मुस्कान दिल में उदासी रखते हैं, चेहरे पे मुस्कान दिल में उदासी रखते हैं। यहाँ लोग इंस्टा पे खुशियों की कहानी रखते हैं, यहाँ लोग इंस्टा पे खुशियों की कहानी रखते हैं। फिल्टर में छुपी है जिंदगी की थकान सारी, ऐसा होता है। इसी में सर। हाँ हाँ, इसी में लंबा लंबा है। आप अगर 1 2 शायरी 3 शायरी लिख दिए ना, तो आप समझिए कि एक शायरी का मतलब 5 नंबर, 3 शायरी का मतलब 15 नंबर एक्स्ट्रा, क्योंकि कोई नहीं पढ़ने जा रहा आपका कॉपी। वही बीच में जो शेरो शायरी वगैरह कुछ कुछ लिखेंगे, उसी को ढंग से कोई पढ़ता है, उसी के बेसिस पे नंबर बैठा के निकल जाता है। पढ़ता कौन है कॉपी? आप में हिम्मत है तो पढ़वा लीजिए। चेहरे फिल्टर में छुपी है जिंदगी की थकान सारी, असलियत छुपा के बनते हैं नकली सवारी, असलियत छुपा के बनते हैं नकली सवारी। लिख लीजिए इसको। अगर ज्यादा याद नहीं रहे तो यहाँ से यहाँ तक भी आप लिख के काम चला सकते हैं कि चेहरे पे मुस्कान दिल में उदासी रखते हैं, यहाँ लोग इंस्टा पे खुशियों की कहानी रखते हैं। फिल्टर में छुपी है जिंदगी की थकान सारी, असलियत छुपा के बनते हैं नकली सवारी। आइए कुछ सर क्या बोलते इंग्लिश ऐसे वाले में इसको कैसे करके फिर लिखेंगे? हैं? कुछ नहीं, बस रोमन में लिख देना है और क्या। मतलब इसका कोई निगेटिव नहीं ना पड़ेगा अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप सत्यमेव जयते को कैसे लिखेंगे, तो आप रोमन में असे टी वाई में भी ऐसे करके ना लिखेंगे। चलिए, इतना लिखने के बाद आप स्टार्ट करेंगे भूमिका में कि यह सच है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ने हमारे सोचने, बोलने और जीने का ढंग पूरी तरीके से बदल दिया है। विशेषकर युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता तो तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन इस डिजिटल जुड़ाव के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति छुपी हुई है, जिसमें आज के समय में युवाओं को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कुछ छूट जाने का डर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देंगे एक अच्छा सा इंट्रो। हमने क्या क्या बताया कि वर्तमान समय में यह सच है कि सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ने हमारे सोचने, बोलने और जीने का ढंग पूरी तरीके से बदल दिया है। विशेषकर युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि इस डिजिटल जुड़ाव के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति छुपी हुई है। आज के समय में इसी गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति को फोमो कहते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसका अर्थ होता है कुछ छूट जाने का डर। यहाँ तक लिख करके आप एक इंट्रो दे दिए। उसके बाद इस डर को समझाएंगे कि क्या सोशल मीडिया पे का क्या इम्पैक्ट हो रहा है नेगेटिव सोसाइटी में, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट जो ये फोमो है, ये फोमो क्या है? ये फोमो 2-3 तरीके से होता है, आपके लाइफ में भी होता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे खरीदने के लिए कुछ जाते हैं, वहाँ क्या होता है, ओनली वन लेफ्ट, ऑफर फॉर ओनली 2 आवर्स, 2 आवर्स 23 मिनट, 3 आवर्स 23 मिनट्स 15 सेकंड। ये क्या दिखा क्या रहा है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, 70% डिस्काउंट, और अभी कभी होने वाला है खत्म डिस्काउंट, फिर कल भी वही डिस्काउंट रहता है। व्हाट इज दिस? दिस इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह डर युवाओं के मन में धीरे धीरे घर कर रहा है, और इसका दुष्परिणाम के स्वरूप उसमें क्या हो रहा है? असंतोष, तनाव, अकेलापन उसके सामने आ रहा है। तो इसमें हम लोग इसी चीज पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये अकेलापन सामने आ रहा है। मैं परसों नहीं 5-7 दिन हो गया, एक पेपर में पढ़ रहा था कि एक मजदूर की बेटी ने अपना नस काट लिया, और नस इस बात के लिए काट लिया क्योंकि अपने माँ से आईफोन की डिमांड कर रही थी। स्टिल आई डोंट हैव माई पर्सनल आईफोन।
मेरे पास अभी भी नहीं है, ठीक है? और वो लड़की 1.5 लाख के आईफोन का डिमांड कर रही थी, बताओ मजदूर पिता कहाँ से उसको देगा? तो वो लड़की क्या की नस काट ली। अब सोचो कि ये क्या पागलपना युवाओं के बीच में फैल रहा है। जो अमीर युवा है, जो अफोर्ड कर सकते थे, एक बात बनती है, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी इस तरीके से कि मुझे आईफोन चाहिए। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील बनाना है। तो इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया में अधिकांश लोग अपनी ज़िंदगी को केवल सुखद और आकर्षक पहलू को दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि ज़िंदगी की सिर्फ़ और सिर्फ़ सुखद और आकर्षक पहलू को ही दिखाया जाता है। एक तरफ ये जो हाइलाइटेड रील्स होते हैं, जिसमें उसका संघर्ष, दर्द, उसकी असफलताएँ नहीं होती है। जब इन युवाओं के वास्तविक ज़िंदगी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो वो सारे जो है कि चीज़ें अलग-अलग दिखने लगती है। ये यही तो हो रहा है। आपने देखा है किसी को रील्स में रोते हुए? क्या आप अपने वास्तविक जीवन में रोते नहीं हैं? लेकिन वहाँ तो लोग रो नहीं रहे हैं। हमेशा खुशी वाला, यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, उस रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। आज के समय में रेस्टोरेंट की सच्चाई ये है कि लोग खाना से ज़्यादा उस रेस्टोरेंट का लुक कैसा है, इसको देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा आना चाहिए, खाना कैसा दे रहा है उससे बहुत मतलब नहीं है। ये रेस्टोरेंट की सच्चाई बनी हुई है। अब यही हो रहा है, चाहे आप पब्स में चले जाएँ, बार्स में चले जाएँ, क्लब्स में चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ घूमने के लिए या किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए या किसी होटल्स में रुकने के लिए। अब देखिए कि रूम को किस तरीके से सजाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम परफेक्ट फ़ोटो आना चाहिए, सोशल मीडिया परफेक्ट फ़ोटो आना चाहिए। हर चीज़ में एक परफेक्ट फ़ोटो, ये जो है कि ज़िंदगी की सच्चाई बन के रह गई है। बहुत जगह मैं गया हूँ, पर्सनली मैं बहुत विज़िट करता हूँ, मैं घूमते-फिरते रहता हूँ। तो मुझे इस बात का बहुत पूरा एहसास है। ये बात सच्चाई है कि ना मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है। किसी भी तरीके से मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। फेसबुक मेरा 12 साल से डीएक्टिवेटेड है। इंस्टाग्राम आज तक जीवन में मैंने चलाया नहीं। ऐसा नहीं कि चलाने नहीं आता है, बट मैं चलाता ही नहीं। ट्विटर 2020 में कोरोना के पीरियड में था, उसके बाद तब से मेरा बंद है। तो बंद है, पता नहीं अकाउंट पे कहाँ गया, नहीं गया। हम जानते भी नहीं। कोई मतलब भी नहीं। यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। अब वो ये ऐसा नहीं कि यूट्यूबर बन के यूट्यूब पे काम करते हैं। पढ़ाने का काम हो तो डायरेक्ट वीडियो डाला जाता है, बहुत दिमाग लगाते नहीं हैं। वो सारा का सारा है टीम मेंबर, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। तो संघर्ष, दर्द और असफलताओं को नहीं होती है। जब इन युवाओं को वास्तविक ज़िंदगी के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं? असाधारण ज़िंदगी से संतुष्ट होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर एक छात्र जो सामान्य जीवन जी रहा है, अपने प्रिय मित्र को क्या देखता है? यूपीएससी के छात्रों में दिल्ली में ये खास करके होता है। ये सारी बातें मैंने जीवन से को देखते हुए बता रहा हूँ कि ये दिल्ली में ऐसा होता है कि आप जाते हैं यूपीएससी का तैयारी करने के लिए, आपका एज ऐसा हुआ रहता है कि उसी समय आपके दोस्त जो है कि विदेश में घूमने के लिए जा रहे होते हैं और वो इंस्टाग्राम पे बढ़िया-बढ़िया फ़ोटो डालते हैं, फॉरेन ट्रिप पे रहते हैं, तो उसको लगता है यार मैं कहीं पिछड़ तो नहीं गया हूँ। सच्चाई ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दूसरा रास्ता चुना है। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वो चले गए कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वो वहाँ पे घूमेंगे ही, पब जाएँगे ही, क्लब जाएँगे ही, उसकी संस्कृति वैसी है। आपने संघर्ष का रास्ता चुना है ना, आपको यूपीएससी करना है ना, तो यूपीएससी करना है तो उसके फ़ोटो को देख के आप अपनी ज़िंदगी को क्यों तौल रहे हैं? हर झुकता हुआ चीज़ सोना थोड़ी हो जाता है यार। म्यूट कर लेंगे, कौन है? सर म्यूट क्लास कर दीजिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। कि इतना स्पीड बोल रहे हैं आप? नहीं, सारा रिकॉर्डेड मिलेगा, सबका पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूँगा, इसलिए मैं आज स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मैं सारा पीडीएफ दे दूँगा पेड ग्रुप में और साथ के साथ जो है कि आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी अवेलेबल रहेगी। चूँकि पढ़ाना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ। ज़्यादा ओके बहुत सर। स्पीड हो जा रहा है क्या? हाँ सर, बोल थोड़ा रहे सा ठीक है सर, उसको ठीक है। पॉइंट जी सर, 75 पे थोड़ा करना धीरे दीजिए हो सर, जाए। क्या क्या बोल रहे हैं? ज़्यादा पॉइंट तेज़ हो गया 75 पे क्या? कर दीजिए स्पीड। अच्छा ठीक, थोड़ा-सा मैं स्लो हो जाता हूँ। नहीं सर, ठीक है सर। चूँकि पढ़ाना ज़्यादा है और समय कम मिल पाता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। कोई बात नहीं। ठीक है सर, अभी टाइम भी नहीं है कि फिर से वीडियो देखा जाए यूट्यूब पे, नेट पे काइंडली साथ-साथ मैं मैं करा जाए। मैं मैं कंप्लीट पीडीएफ पेड ग्रुप में अवेलेबल करवा दूँगा। जितना बात मैं बोल रहा हूँ, सारे का पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने कहाँ तक देखे थे कि ज़िंदगी की असलियत तो कुछ और ही है। तो वो जब देखते हैं तो उसको लगता है कि आज के इस जो है कि दुनिया में तो मैं पीछे छूट गया हूँ। ये सिर्फ़ युवाओं में ही नहीं हो रहा है, बल्कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं कि सबको देखते नहीं हो जी? वो महँगा कोट पैंट भाड़े पे दिलवाता है, घड़ी मोबाइल और वो ऑडी गाड़ी। अरे! कितना 10 दिन में करोड़पति बनी है। ये एमएलएम वाले। नेटवर्किंग सर, हाँ, नेटवर्क हाँ, हाँ, मार्केटिंग। हाँ, नेटवर्किंग वाले। महँगा कोट देता है, घड़ी देता है, पैंट देता है, मोबाइल देता है, वो किस लिए देता है? भाड़े पे देता है, कि बढ़िया फ़ोटो खींच के डालिए ताकि आपको दोस्तों को लगे कि हम कितना दिन में डी बीएमडब्ल्यू वो लोग ला लेता है जी।
पता नहीं बड़ा मीम आते एक रहते हैं महीना उसमें। 1 महीना में BMW, आप समझ रहे हो यार। हाँ, कितना 7 लोग को जोड़िए वही। हाँ, 3 लोगों को जोड़िए। रोल्स रॉयस सर, रोल्स रॉयस। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, रोल्स रॉयस वगैरह लाने की बात करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि तो यही है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियां भी अपने ग्राहकों को भाड़े पे शर्ट, कोट, पैंट इत्यादि दिलवाता है, जिसको कि उसके साथ फोटो खींचकर डालने के लिए प्रेरित करता है। और आज के समय में इस तरीके से युवाओं को पोस्ट की प्रेरणा सोशल मीडिया के अलावा आर्थिकी जगत से, कंपनियों से भी मिलता है। आप देखिए कि कंपनी वाले भी बोलते हैं, अरे वो कंपनी वालों को तो छोड़ो, ये बीपीएससी के ऑफिसर्स का मैं बता रहा हूँ, ये ऑफिस में जो हो रहा है, मैं वो कहानी बताता हूँ। करता क्या है कि सब हम लोगों को, सबको बोला जाता है, सारे अधिकारियों को ये बोला जाता है वहां पे कि आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में ये लगाइए, ये मान लीजिए आपदा प्रबंधन विभाग का है या पंचायती राज विभाग का है या फिर राजस्व भूमि सुधार विभाग का है या सिंचाई विभाग का है, कोई भी जिस विभाग का जो भी रिलेटेड लोग रहते हैं उसको बोला जाता है लगाइए। वाई, मैं क्यों लगाऊं सोशल मीडिया में या फिर इंस्टाग्राम पे या वो फेसबुक, किस क्या लगता है वो एक दिन के लिए क्या होता है, स्टोरी। हाँ, स्टोरी लगाने के लिए। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी फोटो लगाता हूँ ना, मेरे को तो देखा ना होगा बहुत लोग, क्यों, मैं क्यों लगाने के लिए जाऊं भाई। लेकिन आप लगाइए क्या चल रहा है, तो ये कंपनियों का भी इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, रात रात भर लोग सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर ही रहे हैं, ये इसमें तो आप लोग भी इसके भागीदार होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, अगर 30 मिनट के बाद मोबाइल पे हाथ ना जाए तो लगे कि जीवन में कुछ छूट गया, ऐसी स्थिति आ जाना, ये क्या दिखा रहा है आपकी मानसिकता को। क्या आप मानसिक स्वस्थ हैं मानसिक रूप से क्या, इस मामले को लेकर के। ये हालात ये हो गया है सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के कारण कि युवाओं को बार बार लगता है कि व्हाट्सएप पे कुछ आया है, हम जाके चेक कर लेते हैं। तो ये मानसिकता पे मानसिक असर डाल रहा है। एक बीमारी का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बीमारी ऐसा है जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी को कोई गूगल सर्च करने के लिए आपने मोबाइल उठाया कि हमको ये जो है कि आतंकवाद पे गूगल सर्च करना है, ठीक है। आप 3 मिनट के लिए गूगल सर्च करके खत्म हो जाता कहानी। आप क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन खोलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। उसको देखने के बाद फिर दूसरी दुनिया में आप चले जाते हैं, आप गूगल सर्च नहीं कर पाते हैं। जब मोबाइल रखते हैं 10 मिनट के बाद, तब याद आता है मोबाइल तो उठाए थे मैंने गूगल सर्च करने के लिए, आतंकवाद को देखने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि बेचैनी बढ़ रहा है, दुखी बढ़ रहा है, और दुखी हो रहे हैं लोग, आत्मविश्वासहीनता का शिकार हो रहे हैं। वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि हम जिंदगी में पीछे रह गए हैं। हर तरीके का परफेक्ट फोटो, जो मैंने बताया कि मेरे पास घड़ी महंगा मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है, कार नहीं है, ये सब क्या है, डिप्रेशन और अवसाद में डालने का बात है कि नहीं है। ये अकेलापन, चकाचौंध की कमी उसके जिंदगी में सफलता तुरंत पाने की लालसा का शिकार बनाता है। यही कारण है कि आप देखिए कि वो जो ओनली फैंस करके कोई एक वेबसाइट था जिसपे कि एक लड़की वो पोर्नोग्राफिक वीडियो वगैरह बना के 630 करोड़ 2 महीने में या 3 महीने में कमाया था। 630 करोड़। आप इस नंबर को सोच के देखिए, इसमें कितना जीरो होगा, जीरो गिनने में मुश्किल हो जाएगा आपको। यही कारण है कि लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये वो बनते जा रहे हैं। लड़कियों में खास करके ये धारणा बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से वो बोल्ड इमेजेस वगैरह, सेक्सुअली एक्सटॉर्टेड इमेजेस वगैरह डालने का प्रयास करते हैं। वो अपनी उसकी खुद की इमेज रहती है और उसके परिवार पे, उसके आगे चल के उसी लड़की को जो है कि जीवन में फिर उसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे तो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका आते हैं इसके खत्म करने पे, एंड करने पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से अगर इस लक्ष्य से युवाओं को बाहर निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, समाज को वास्तविकता से जुड़े और उतनी अच्छा हो उसके लिए जो है आपको काम करना होगा। आपको डिजिटल डिटॉक्स अपनाना होगा, यानी समय समय पर सोशल मीडिया साइट से दूरी बनाना होगा और खुद को ऑफलाइन एक्टिविटी में शामिल करना होगा। स्वयं की तुलना दूसरों से करने की प्रवृत्ति को त्याग करना होगा। उससे यह सोचने की आवश्यकता होती है कि हर व्यक्ति के जीवन के मूल्य अलग अलग हैं। किसी भी बाहरी चमक धमक की असलियत को जानना ये जरूरी है कि हर बाहरी चमक धमक और असलियत सच्चाई नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया के रिश्तों की जगह वास्तविक रिश्तों को प्राथमिकता देने की जरूरत होती है। बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पे जो भी चीजें आप डाल रहे हैं उससे अच्छा है कि आप परिवार के बीच में बैठिए, आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए। मनुष्य है तो मनुष्य की तरह रहिए, सिर्फ ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया में क्यों ही क्यों ना। और कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर व्यतीत होता है तो उसको प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और सकारात्मक बनाने की कोशिश कीजिए और सकारात्मक कंटेंट का चयन कीजिए। आप कुछ पॉजिटिव देखिए सोशल मीडिया पे। ठीक है, सोशल मीडिया का एक प्रभावी साधन हो सकता है, लेकिन ये हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावित करने लगता है, तो ये तो समस्या हो रही है ना कि ये एक अच्छा साधन हो सकता है पॉजिटिव बात को फैलाने का, उसको यूज करने का। सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत अच्छी चीजें भी हो रही हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कि गांव में एक फार्मिंग करना है, एग्रीकल्चर करना, उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे एमएसएमई का बहुत सारा वीडियो वायरल होता है, जिसके माध्यम से लोग युवा एक दूसरी चीजों को देखते हैं, सीखते हैं, उसका पॉजिटिव बहुत सारा इंपैक्ट है, उसको आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। युवाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होता है। आप लिख लीजिए इसको, यह समझने की आवश्यकता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं है। हर चमकती चीज
सोना नहीं है। ठीक है? और हर पोस्ट, हर स्टोरी किसी की असलियत नहीं होती है। हर पोस्ट, हर स्टोरी किसी की असलियत नहीं होती है। हर पोस्ट, हर स्टोरी किसी की असलियत नहीं होती है। होती है। ज़िंदगी एक रेस नहीं है। अब इसको कंक्लूड हम लोग कैसे करेंगे उसको आप समझ लीजिए, ताकि आपको लगे कि हम एक ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। अब लास्ट में जब हम लोग बढ़ेंगे तो उसको लिखेंगे कि ज़िंदगी की एक रेस नहीं है, कि हर किसी से आगे निकलना ज़रूरी है। सबको जानना यह ज़रूरी है कि खुद से जुड़ाव हो, आत्म स्वीकृति हो, आंतरिक शांति हो। यदि इस बात को युवा समझ जाए तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक साधन बन सकती है, साध्य नहीं। और बढ़िया से इसको कंक्लूड कर देंगे। तो कोई दिक्कत हुआ क्या लिखने में ऐसे को? अब मुझे बताइए। बताइए क्या डाउट रहा है इसमें? समझ में आया, नहीं आया? बताइए। फिर अगला अगला 1-2 ऐसे पे अभी हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ये लास्ट सर वाला लाइन फिर से बोल दीजिए सर, कौन सा? अगर युवा ये समझ जाए जो करके बोल रहे थे। हाँ, ये अगर युवा ये समझ जाए ज़िंदगी एक रेस नहीं है कि हर किसी से आगे निकलना है। ज़िंदगी एक रेस नहीं है कि हर किसी से आगे निकलना ज़रूरी है। और ये सच बात है। आप रोड पे मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो अपने रफ्तार में चलाइए। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन और अवार्ड नहीं मिल रहा है सबको, वो 50 का स्पीड लगा रहा है, तुम 60 का स्पीड लगा रहे हैं। मैं बार-बार इन मूर्खों को देखता हूँ। ठीक है? अब सोशल मीडिया के एक डार्क साइड हमारे सामने उभर के आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम, तो 1-2 मुद्दा को और पढ़ लेते हैं हम लोग। साइबर क्राइम, अब साइंटिफिक टर्म आएगा, ये मज़ा-मज़ा वाला बात नहीं है, अब आपको लिखना पड़ेगा साथ-साथ। ठीक है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ग्रूमिंग, उसके बाद ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, फिशिंग, विशिंग, स्मैशिंग, सेक्सटिंग और सिम स्वैप फ्रॉड, साइबर स्क्वैटिंग, फ्रेमिंग, क्रिप्टो जैकिंग, ये सारा का सारा जो है कि टर्म आपका साइबर से रिलेटेड है। ये घट क्यों जा रहा है? इसमें कितना टर्म आपने सुना है पहले जीवन में, बताइए? आपसे स्क्रीन पर ऐड दिख रहा होगा। व्हाट इज फिशिंग, विशिंग, स्मैशिंग, सेक्सटिंग क्या है? डॉक्सिंग सुने हैं? सर डॉक्सिंग क्या फिशिंग होता है? डॉक्सिंग क्या होता है बताइए? व्हाट इज डॉक्सिंग? ये सब का सब साइबर फ्रॉड का एक तरीका है। जब आप साइंस टेक्नोलॉजी के वीडियो आंसर में या ऐसे में इस तरीके का अगर आ जाता है, अगर आप इस साइंटिफिक टर्म को लिख के समझा के आएंगे ना, तो इतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। पता चलेगा कि 100 में से 70 मार्क्स मिले हैं आपको, 100 में से 65 मार्क्स मिले, 75 मार्क्स मिले। उसके बाद तो फिर रैंक में आप टॉपर रहेंगे। बताइए डॉक्सिंग क्या होता है? बताइए। क्या फिशिंग जानते हैं? फिशिंग जानते हैं? सर फिशिंग में तो किसी फिशिंग डॉक्यूमेंट को फिशिंग जानते हैं। क्या होता है बताइए? सर किसी को फंसा लेना, वो झूठा ये करके। सर फिशिंग में होता है सर, एक टारगेट ग्रुप होता है जैसे 20-25 लोग का, उसमें से जो फंस जाए, जैसे 2 या 4 लोग तो फंसेगा ही। मास में हम सब टारगेट करते हैं फिशिंग में। व्हाट इज साइबर बुलिंग? साइबर ग्रूमिंग? साइबर बुलिंग हो गया सर, मतलब जो धमकी देना ये साइबर ऑनलाइन धमकी देना ये। ऑनलाइन और धमकी देने को और साइबर ग्रूमिंग? साइबर ग्रूमिंग हो गया सर, वो मतलब क्या बोलते हैं, जो जिसको लव जिहाद बोल सकते हैं उसको ऑनलाइन, बीजेपी की भाषा में। यस 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 यस, वो साइबर ग्रूमिंग हो गया। साइबर स्टैकिंग? स्टॉकिंग बोलिए सर। हाँ, स्टैकिंग। स्टॉकिंग तो सर वही होगा साइबर, मतलब किसी के मतलब इंक्वायरी करना ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन पीछा करना। सब टर्म में थोड़ा-थोड़ा अंतर है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, एक-एक करके मैं बता देता हूँ, पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 11:25 हो गया है ना? एक-एक लाइन में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वैसे। साइबर बुलिंग लिखते चले जाइए। साइबर बुलिंग क्या है? ऑनलाइन धमकी इसको बोल सकते हैं। धमकी, अरे चमकी नहीं, धमकी। ठीक है?
साइबर स्टॉकिंग क्या है? ऑनलाइन पीछा करना, किसी व्यक्ति को बिना बताए उसको फॉलो करना, उसको पीछा करना, कहाँ क्या पोस्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन पीछा करना। जैसे होता है ना, कॉलेज से आते समय पीछा करते थे, नीली वाली का घर किधर। तो वही है ये साइबर स्टैकिंग, पीली वाली का घर किधर। व्यक्ति को बिना बताए उसको फॉलो करना, ऑनलाइन फॉलो करना। ऑनलाइन मतलब कि उसका रैकी करना उसको बोला जाता है। बिना बताए ऑनलाइन रैकी करना। रैकी इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड हो, ये लोग करवाते हैं। साइबर ग्रूमिंग, ये लव जिहाद वाला मामला है। साइबर ग्रूमिंग, ग्रूमिंग क्या है? ऑनलाइन संबंध बनाना सबसे पहले, ठीक है? कि आपने किसी से दोस्ती किया, ऑनलाइन दोस्ती बढ़ाए एक दूसरे से, उसके बाद उससे क्या कर रहे हैं आप? सेक्सुअल फेवर मांग रहे हैं। और अगर सेक्सुअल फेवर नहीं दे रहा है तो आप कर रहे हैं सेक्सुअल काम करने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं या फिर उसको उकसा रहे हैं। इसमें देखिए ये साइबर ग्रूमिंग में मनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? धमकी में हो सकता है कि फिरौती भी मांगा जाए, कि साइबर जैसे बुलिंग किया, या तो आपको गाली गलौज करने का मन हो। जैसे कि आज ही एक लड़की थी, वो मैं देख रहा था, ये समय रैना का कौन सा शो आता था जी, तो उसी में वो इंडिया लड़की गॉट लेटेंट। हाँ, वो इंडिया गॉट लेटेंट, वो लड़की बैठ के भी बहुत गंदा गंदा बात बोलते रहते थे। उसको इतना ज्यादा धमकी मिला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो वो क्या है? साइबर बुलिंग उसके साथ हुआ है। रवि अपूर्वा कुमार ने कहा मखीजा था, नाम था सर। तो उसको बोलता क्या है हम लोग? राखी सावंत भी है उसमें। हाँ, राखी सावंत से। ये तो ऑफलाइन भी प्रेजेंट है। और इसके साथ एक दीपक कलाल घूमते रहता है ना। एक रणवीर सर, एक उसको ट्रोल किया गया है क्योंकि वो सर मतलब माता पिता को लेकर बोल दिया है बहुत ज्यादा, मतलब हाँ, रणवीर इलाहाबादिया। दीपक कलाल भी उसी टाइप का है इलाहाबादिया, कि नहीं सर? हाँ हाँ, ऑनलाइन संबंध बनाकर सेक्सुअल फेवर मांगना, सेक्सुअल फेवर मांगना, या फिर क्या करना? सेक्सुअल काम करने का दबाव डालना या उकसाना। सेक्सुअल काम करने के लिए दबाव डालना या उकसाना, उकसाना, ठीक है? इसमें मनी इन्वॉल्व टाइप का नहीं है। एक तो आप जानते हैं ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ये तो चलता है इंडिया में, इसको भी लिख लीजिए। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड ये भी एक तरीका है, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। उसके बाद ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। देखिए साइबर ग्रूमिंग में और ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन में अंतर है, इसको समझिए। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन ये क्या है? कि अपराधी आपके मोबाइल का संवेदनशील डाटा या फोटो निकालता है, उसके बाद क्या करता है कि फोटो या वीडियो को फैलाने को धमकी दे देता है। तो मैं तो इसको समझ नहीं सकता हूँ कि भाई मेरे मोबाइल में अगर कोई मेरा संवेदनशील फोटो है ही नहीं तो तुम निकालोगे क्या? अपराधी प्राइवेट या संवेदनशील फोटो या वीडियो को फैलाने की धमकी देता है। लिख रहे हैं ना? अगर नहीं लिख रहे हैं तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। एक सर कौन सा टर्म यूज होता है जिसमें जिसमें सर वो कोई अधिकारी बनकर या मतलब कोई वित्तीय अधिकारी या कुछ भी पुलिस के रूप में? डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट, जी। इसमें थोड़ा समझा देते हैं। अच्छा, बता देते हैं। ये तो बहुत फेमस टर्म, डिजिटल अरेस्ट। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन लिख लिया। आप एक चीज को समझ लीजिए, ये जीवन में भी काम आएगा। कभी भी अपना प्राइवेट फोटो वीडियो नहीं बनाने का, ना फोटो खींचने का। क्यों? क्या जरूरत है खींचने का भाई? मतलब उसको अगर आप एक बार कोई फोटो आपने अपने मोबाइल में खींच लिया ना, तो वो आपने डिलीट कर दिया, वो आपकी मिथ्या है, वो डिलीट होगा नहीं पूरे जीवन। वो इंटरनेट पे ऑटोमेटिक जाता है, कहीं ना कहीं तैरते रहता है। अगर कोई बढ़िया साइबर व्यक्ति आपके पीछे लग जाए, मान लीजिए कि आप बाद में चल के IAS IPS या कोई मंत्री नेता बन जाते हैं, और आपको जो है कि फंसाने के चक्कर में वो पड़ जाए ना, तो आपका ईमेल आईडी यहीं से, ईमेल आईडी को जानना उसके लिए काफी है। उसके बाद वो कहाँ से आपका प्राइवेट फोटो वीडियो निकाल देगा। सर अब तो AI में तो सर किसी का चेहरा भी सेट कर दे रहा है कहीं पे नहीं सर।
वो तो चेहरा सेट कर देना है ना, तो वो जो है कि उसके लिए जो डिजिटल लैब्स हैं वहां पे जब जाता है तो उसका जब वेरिफिकेशन किया जाता है, वीडियो वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पे पता चल जाता है कि ये बनाया हुआ है या फिर ओरिजिनल है। जैसे हनी ट्रैप वगैरह जो होता है नेताओं का, हनी ट्रैप में क्या होता है, आज आज का एक घटना सुनो, बहुत मजेदार। क्या हुआ कि एक महिला लड़की थी, वो जो है कि तलाक के केस के लिए वकील के पास गई, ठीक है। और तलाक के केस तो लंबा चलते हैं, आप जानते हैं कि उसका जो स्टार्ट होता है तो वो फैमिली कोर्ट में स्टार्ट होता है, उसके जज को प्रिंसिपल जज हम लोग बोलते हैं। वो लड़की क्या की कि तलाक के केस के चक्कर में वकील के पास जाती थी, और वकील के पास जाते जाते वकील का ही हनी ट्रैप करके उसका वीडियो बना लिया, और वकील साहब से 8 लाख रुपए लड़की ने ठगे। स्किल हुआ सर। अरे यार, तुम समझ सकते हो कि वकील साहब का ही हनी ट्रैप हो गया। सर ये सर इस सेक्टर्स में सर इससे ज्यादा बड़ा सर इंसिडेंट सब होता है सर दिल्ली सब में। हाँ वो तो होता ही है, वो जान सर, दिल्ली में कई से बार। बेसिकली कॉलेज सब में क्या होता है सर, कॉलेज के स्टूडेंट लोग के साथ हाँ, वहाँ के बेसिकली लड़की लोग वीडियो कॉल करेगी और हाँ, आपसे सारा कुछ वो होगा, मतलब जो बात होता है मिलने के बाद, फिर वो आपसे मिलने के लिए बुलाएगी और आप मिलने के लिए जाएंगे, फिर आपका बॉडी कहीं नहीं मिलेगा उसका सर। सेक्स वो रैकेट सब होता है ना सर, आर्म सब ये सब बेच दिया जाता है। ये दिल्ली में अच्छा बहुत अच्छा। इंसिडेंट हुआ। अरे 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 अरे। तो देखो कभी भी किसी से अगर ऑनलाइन मिलो ना, अगर मिलने के लिए जाना है तो किसी प्राइवेट जगह पे पहली बार में तो एकदम नहीं जाओ, कहीं पब्लिक प्लेस पे जाओ, पार्क वार्क में जाओ, वहीं पे मिलो उससे, और जब तक विश्वास कायम ना हो जाए तब तक उसके साथ कहीं भी प्राइवेटली नहीं जाने का। प्राइवेटली जाने का भी तो बहुत सोच समझ के। अपना जगह होना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। लिखते भी जाइए। फिशिंग, फिशिंग का मतलब होता है कि शायद किसी वैलिड वेबसाइट से आपकी जानकारी मांगी जा रही है। ये युवाओं को आजकल चुल चढ़ा हुआ रहता है ना कि यहाँ जाना है घूमने के लिए, सोलो ट्रिप करना है, ये करना है, वो करना है, और उसी के चक्कर में वो कई बार ऑनलाइन वो कौन सा ऐप होता है आजकल, वो मैच मेकिंग तो शादी के लिए होता है, और एक रहता है क्या, तो अरे इस पे कपल का क्या, डेटिंग अभी ऐप। डेटिंग ऐप, डेटिंग ऐप कहा जाता टिंडर टिंडर है। और लेफ्ट राइट राइट कैसे कैसे सर काम करता है। टेंडर है सर। टिंडर वो हाँ हाँ, टिंडर भी चलता है। ओरिजिनल टाइप का ईमेल भेजा जाता है। फिशिंग में ये होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको ईमेल आएगा ना, आपको लगेगा कि कहीं कहीं मान लीजिए कि आरबीआई में आपका नौकरी लगा है, एकदम आरबीआई का ओरिजिनल टाइप का ईमेल लगेगा कि www.rbiemail.com ऐसे करके, वहां पे आपको लगेगा कि ये तो सच में है कि भाई मेरी नौकरी लग रही है, हमको जो है कि मेरा बैंक डिटेल भरने के लिए बोला जा रहा है, तो हम तो भरेंगे, ये तो सच्ची मेल है, सही है, टाटा कंपनी में मेरी नौकरी लगी है, टाटा का ही मेल है, tata-email.com। अब पता चल रहा है क्या हुआ है कि वो ओरिजिनल ईमेल नहीं है। ठीक है, तो ये फिशिंग में क्या हो रहा है कि जानकारी शायद किसी वैलिड वेबसाइट से आपकी उसमें जानकारी मांगी जा रही है। स्पेलिंग मिस्टेक हाँ रहता बोलिए। है। हाँ वो रहता है लेकिन फेक है। ऑनलाइन टाइप का ईमेल भेजा जाता है, ईमेल भेजता है, ये फेक रहता है लेकिन वो ठीक है, उसको साइबर अपराध वाले बताते हैं कि आप उससे पकड़ सकते हैं। विशिंग, ये जामताड़ा मॉडल यही है, विशिंग, इसको विशिंग बोलते हैं। फिशिंग लिख लिए, लिखिए विशिंग। मुंबई में भी एक घटना हुआ था कि एक महिला थी, वो क्या करती थी कि आपके साथ डेटिंग स्टार्ट करेगी, उसके बाद धीरे-धीरे आपका प्रॉपर्टी वगैरह आपके नाम करवा लेगी। उसके बाद तलाक वलाक का के रजिस्टर कर देते थे, और ज़्यादा कुछ बोलोगे तो वो धमकी-वमकी दे के मार भी देते थे। पुरुष कितना अबला हो गया है सर। हाँ, ये बात तो समझना ही पड़ेगा कि पुरुष अबला अब ही इतना अगला कितना हो गया। अपने आदत से हुआ है सर। हाँ, ये बात सही है। कई जगह देख रहे हैं हम लोग, सुभाष, अतुल सुभाष से लेके अभी उत्तर प्रदेश कौन राजपूत जो था सौरभ राजपूत, तो इस तरह ही कोई भी अबला का तबला बजा के चला जा रहा है। बताइए, 2-3 घटना इधर देख रहे हैं हम इसे 1 साल के अंदर में। दो तीन मानव शर्मा नाम, बहुत हो गया। इसके लिए तो पूरी सर, मानव शर्मा नाम इसके लिए था, तो पूरी यूपी सर वाला। जुडिशरी जिम्मेदार है। एक दो इंसिडेंट हो रहता है, अब जुडिशरी ठीक से नहीं वर्क कर रहा है तो उसमें आप किसी महिला को नहीं ना ब्लेम कर सकते। बिल्कुल बात सही है कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ आप उसको भी तो देखेंगे। पुरुष आयोग बनाना अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं के अधिकार को भी सुरक्षित करना जरूरी है।
ये किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, दोनों साइड में से किसी भी साइड में नहीं होना चाहिए। खास करके महिलाओं को भी ये बात समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से अगर आप अपने पति के साथ करते हैं, तो फिर उसी समाज में जब आप दूसरे पति के साथ जीने के लिए जाएँगे, तो आप वो समाज ही आपको जीने नहीं देगा। और पुरुषों को भी चाहिए कि अपने गलत है जो गलत ही है सर, पुरुषों किसी के को साथ भी भी हो। को पका दिया सर। जो गलत है, चाहे किसी के पुरुष गलत महिला है। के साथ करे या महिला पुरुष के साथ करे। आप देखिए कि किसी के दारू पी साथ। के आज भी महिलाओं के घर में वो रोज झगड़ा होता है, रोज अपनी पत्नी को पीटा जाता है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? गलत किसी के भी साथ हो, चाहे पुरुष महिला के साथ करे या किसी महिला के पुरुष के साथ भी। साथ करे, उसका न्याय संगत उसको न्याय मिलना ही चाहिए, चाहे पुरुष को हो या महिला को हो। सर अभी सिविक सेंस नाम का कोई चीज नहीं रहा है, ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। एक एग्जांपल लिख लीजिए सिविक सेंस में कि एक साइंटिस्ट थे अभिषेक नाम करके, उनको पार्किंग स्लॉट नहीं मिलने के कारण उन्होंने गाड़ी लगाई थी पार्किंग में, और एक सामने से कोई व्यक्ति आया, उससे झगड़ा किया, और वो बहुत ही अच्छे नैनो फिजिक्स या किसी पार्टिकल पे काम कर रहे थे, बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे, और उसको ऐसा मारा गया उसके पड़ोसी के द्वारा ही कि उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने 36 या 39 वर्षीय अभिषेक साइंटिस्ट को खोया है इसी सिविक सेंस की नाकामी की वजह से। आज ही राजस्थान में एक जो है कि जो व्यक्ति है वो अब कांग्रेस का या किसी भाजपा का विधायक है, उन्होंने शराब पी के गाड़ी चला रहा था, 12 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें 3 की मृत्यु हो गई। ये क्या चल रहा है हमारे समाज में? ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल। वाराणसी के घटना देखिए, 23 लड़का पकड़ाया है। 23 लड़का सर 7 दिन तक एक लड़की के साथ गैंग रहा। अरे हाँ, ये न्यूज में आ रहा था, हम पढ़े नहीं क्योंकि हमको लगा दुख क्या ही काम का है। तो हम फर्जी नंबर पर कॉल करने के लिए सर फर्जी वेबसाइट पर 23 नंबर में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल है। वाह, मतलब यहाँ इन लोगों में मेल हो जाता है। मंदिर मस्जिद बैर कराती, प्रेम कराती मधुशाला। पर जाने सर हर तो लिंक क्लिक करने, जानवर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हाँ ये तो अच्छा छोड़िए, उस पे क्या डिस्कस करना। ये जामताड़ा मॉडल है आपका फिशिंग। इसमें क्या होता है कि फोन के माध्यम से ओटीपी अकाउंट डिटेल मांगने का प्रयास किया जाता है। वही होता है ना कि आपका लॉटरी लग गया है, आइए 50,000 रुपया का, आपके पास एक ओटीपी जाएगा, हमको बताइए लॉटरी 50,000 का लगा है, आपके अकाउंट से 3.5 लाख रुपया गायब। तो यही है विशिंग, जो फोन करके तुम लोगों से ओटीपी मांगता है, उसको विशिंग कहा जाता है। स्मैशिंग क्या है कि फर्जी नंबर पे कॉल करने के लिए बोलेगा कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपका इतना लॉटरी लगा हुआ है, ठीक है। या फर्जी वेबसाइट या फर्जी लिंक भेजा जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए कि आपको जो है कि सिलेक्ट किया गया है टॉप 100 कस्टमर्स में से। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक किए तो आपके साथ क्या हुआ, स्मैशिंग हो गया, ठीक है। अब एक है सेक्सटिंग। देखिए 3 तरीके का मैंने सेक्सुअल साइबर फ्रॉड बताया आपको, 2 पहले बताया था, एक और मैं बता रहा हूं। सेक्सटिंग इसको बोला जाता है, SEXTING, सेक्सटिंग। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल इमेजेज, इसमें रियल सेक्सुअल इमेजेज होते हैं। सेक्सुअल इमेजेज या सेक्सुअल वीडियो या पॉर्न भेजा जाता है। ये अपराध है, आप जानते हैं ना, किसी को मतलब कि डायरेक्ट पॉर्न भेजना अपराध है। अभी इधर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे रूल आया है कि किसी भी तरीके से अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसी वेबसाइट से भी देखते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो बहुत भयंकर वाला मतलब कि क्राइम हो जाएगा। पॉर्न देखना इलीगल नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले तो 18+ होने चाहिए, जो कि आप लोग हैं, और दूसरा है क्या है कि आप प्राइवेट पैलेस पे देख रहे हैं। ये सेक्सटिंग है, सेक्सुअल इमेजेस भेजना और सेक्सुअली वीडियो भेजना, ये सेक्सटिंग है, ये अपराध है। उसके बाद है सिम स्वैप फ्रॉड। ये तो आप समझते ही होंगे, स्वैप मतलब क्या होता है? जी सर, वो सिम इसमें अब अदला बदली कर लेता है। हाँ, अदला बदली कर लेता है। आपके नंबर से सिम निकाल लिया है आपके नंबर का, उसके बाद तो फिर ओटीपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सिम की अदला बदली होती है, इसमें सिम की अदला बदली, ठीक है। एक होता है कि साइबर स्क्वैटिंग, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ गए हैं, ये आपको इसमें साइंस टेक में भी काम करेगा, इसलिए लिख ही लीजिएगा, सोइएगा नहीं। इतना टेक्निकल सब लिखना है क्या? मैं इसलिए लिखा दे रहा हूँ ना, आपको साइंस टेक में भी काम आ जाए, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। आपको जितना याद रहे उतना ही लिखिएगा, एग्जाम में जितना याद रह पाए, जितना लिखेंगे उतना अच्छा है। मतलब एक साथ, जैसे मान लीजिए कि
आप सोशल मीडिया लिखते हैं। सोशल मीडिया के साथ जो है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, उसके बाद ट्विटर, टेलीग्राम, ये सब का नाम लिखते हैं, तो वो 1 नंबर भी ज़्यादा दिलाता है नहीं दिलाता है? इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। साइबर डॉक्सिंग स्पैटिंग छूट क्या है? गया फेक सर, डोमेन डॉक्सिंग बनाना। छूट गया। डॉक्सिंग डॉक्सिंग अभी हाँ, अभी तो साइबर फार्मिंग बनाना है, क्रिप्टो जैकिंग बताना है, डॉक्सिंग बताना है, उसके बाद फिर अभी एक लड़का ये जो पूछा क्या, वो बताना है। डॉक्सिंग होना जानते हैं क्या होता है? डॉक्सिंग मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि 3 मित्र आप ग्रुप में खड़े हैं, ठीक है? 3 मित्र ग्रुप में खड़े हैं और एक मित्र है कि वो सोशल मीडिया पे फोटो नहीं डालता है, ठीक है? ये लास्ट वाला मित्र। और आपने क्या किया कि अपने सोशल मीडिया को चमकाने के लिए साथ में बिना उसके परमिशन के आपने फोटो डाल दिया। अब बेचारा मान लो कि उसके ऊपर कोई अपराधी लगा होगा कि वो बंदा कहाँ है, आपने फोटो डाला कि वो बंदा कलकत्ता में है, हो सकता है उसका कलकत्ता में जाके मर्डर हो जाए। ये है कि बिना परमिशन, फ्रेंड्स के परमिशन के ग्रुप फोटो को अपलोड कर देना, दैट इज डॉक्सिंग। इसमें आपको तीसरे बंदे से परमिशन लेना चाहिए था ना कि भाई डालें या ना डालें। यहाँ तो डाल के जबरदस्ती टैग भी कर देता है, जबकि वो बेचारा अपना फोटो डालना भी नहीं चाहता है। दिस इज डॉक्सिंग। एक होता है फार्मिंग, ये लिखिए साइबर फार्मिंग। साइबर फार्मिंग ये क्या होता है? किसी वेबसाइट के ट्रैफिक को दूसरे वेबसाइट पर ट्रांसफर करना। मतलब कि मान लीजिए कि ट्रैफिक है फ्लिपकार्ट का और ऐसा साइबर फार्मिंग किया कि सबका सब ट्रैफिक कहाँ चला गया, अमेजन पे। आप लिंक खोल रहे हैं, फ्लिपकार्ट का खोलने का प्रयास कर रहे हैं, आपके सामने ट्रैफिक आ रहा है किसका, अमेजन का। तो इसमें क्या होता है, किसी वेबसाइट के ट्रैफिक को दूसरे वेबसाइट में ट्रांसफर कर देना। किसी वेबसाइट के बस खत्म हो गया ये क्या, ट्रैफिक दूसरे यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देंगे तो हो सकता है इसमें एक आध टर्म आपको पूछ लिया जाए, वेबसाइट पर ट्रांसफर करना। चलिए ठीक है, एक डिजिटल अरेस्ट जो आप लोग जानते ही हैं। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि कोई जो है कि बड़ा पदाधिकारी बन के आपको अरेस्ट करने का प्रयास करता है, झूठी जो है कि आपका बोलेगा आधार कार्ड वगैरह ये है वो। चलिए ये हो गया। अब कुछ शेर शायरी लिखिए। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। ये किसका है? बस बोलते जाएंगे आप लोग, दुष्यंत पीडीएफ कुमार। मिल जाएगा। दुष्यंत कुमार। हाँ चलिए, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि तुम्हें ये यकीन नहीं है। ये है दुष्यंत कुमार का, ठीक है। और एक है कि लोकतंत्र के पौधे का चाहे वह किसी भी किस्म का क्यों ना हो, तानाशाही में पनपना संदेहास्पद है, संदेहास्पद है। जेपी ये का है। जयप्रकाश नारायण साहब ने कहा था। हाँ जेपी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। लोकतंत्र के पौधे का चाहे वह किसी भी किस्म का क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी किस्म का क्यों ना हो, मतलब एक शायरी है, एक कोटेशन लिखे तो आप समझिए कि 3 से 5 नंबर आपने एक्स्ट्रा ले लिया। क्यों ना हो, तानाशाही में पनपना संदेहास्पद है। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी, ठीक है। लोकतंत्र जनता की जनता द्वारा जनता के लिए सरकार होती है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। हाँ। उसके सर एक बाद है कि सोशल मीडिया पर एक शेर है, हम्म, ये मतलब बोलो। निगेटिव सेंस में थोड़ा है, जैसे कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस हम्म, भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, और जो बदल सकती हम्म, है इस दुनिया में मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। बात सही है। आदम गोंडी। हाँ आदमगुण ने भी कहा है, सच बराबर तप नहीं झूठ बराबर ताप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, ये कबीर का है। सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, ये किसने कहा था? गांधी जी। गांधी जी का ये है कि सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, ये गांधी जी का है।
सत्य आत्मनिर्भर है, यह लोगों के समर्थन के बिना भी टिका रह सकता है। ये किसने कहा था? मार्क ट्वेन है सर। मार्क ट्वेन है क्या? नहीं, गांधी जी का है। सत्य आत्मनिर्भर है, यह लोगों के इससे समर्थन पहले के क्या बिना भी बोले टिका थे? रह सकता सात है। बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसके बाद गांधी जी वाला क्या था कथन? हाँ, सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। सत्य आत्मनिर्भर है, यह लोगों के समर्थन के बिना टिका रहता है। सत्य आत्मनिर्भर है, यह लोगों के समर्थन के बिना टिका रहता है। के बिना भी टिका रहता है। ठीक है, गांधी जी का है सर। चलिए। हाँ, महात्मा एम के गांधी लिख लेंगे। एम के गांधी। चलिए, अब एक बताइए, नई बहुरिया की नई चाल। नई बहुरिया के नया चाल। चलिए स्टार्ट कीजिए, इसका क्या करना, ब्रेन वेरिंग सर कैसे इसका करेंगे? स्टार्ट तो सर इसका डोनाल्ड ट्रंप से ही हो गया। नई बहुरिया नया चाल अपना आ गया उसका। हाँ, तो 300 शब्द तो आपको 400 सर शब्द तो सर डोनाल्ड एक ट्रंप ही देता है। क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। सर एक क्वेश्चन है सर, सोशल मीडिया में जर्नलिज्म जुड़ेगा सर? सोशल मीडिया में जर्नलिज्म नहीं समझे? मतलब इस सोशल मीडिया के निबंध में जर्नलिज्म को भी एक पैराग्राफ बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं। सकारात्मक व्यू से बना सोशल मीडिया तो सर जर्नलिज्म ही हो गया ना, सोशल तो मीडिया वो तो एक इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट ही है वो। उसमें आप बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नई बोरिया नई चाल बनाइए इस पे। नई सर दुनिया। मोहम्मद यूनुस को ले सकते हैं। हाँ, बांग्लादेश में भी नए नए आए हैं मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि ट्रम्प को नहीं ले सकते क्योंकि वो पहले भी उनका एक काल हो चुका है। वो हाँ, पहले भी ये सारी चीजें आजमा चुके हैं। लेकिन जो यूनुस है वो नई नई चीजें सलाहकार है। अभी जाके जो बयानबाजी की है भारत के खिलाफ, वो नॉर्थ ईस्ट को लेके, तो उसका उनका ये चाल मतलब जो है उसके उस संबंध में ये लिख सकते हैं। उसका चाल का क्या असर हुआ है पता है? यस सर। आज का ये न्यूज है कि उसको जो भारत ने ट्रांजिट मिला, ट्रांसशिपमेंट रूट बैन कर दिया है। उसका जो ट्रांसिटमेंट रूट था, जो ट्रांजिट मिला हुआ था इंडिया से, इंडिया नेपाल से, बांग्लादेश से, और सॉरी नेपाल से भूटान से, जो इंडिया होकर के वो ट्रेड करता था, उसके रूट को ही बंद कर दिया है इंडिया। जाइए, ज्यादा ज्यादा होशियार बन रहे थे, समझ में आ गया बात। तो नई बहुरिया के नया नया चाल। सर इसका आए कोई समझ में? कहानी वानी है सर लिंक करने के लिए, या शायरी वगैरह? कहानी कहानी शायरी बताइए कोई आप लोग ही। नवकी दुल्हनिया की नवकी चाल। सर स्टोरी फॉर्मिंग में ये हो सकता है कि मान लीजिए यूपीएससी अपने मतलब किसी एस्पायरेंट को ही लेके वो नया नया गया है दिल्ली तैयारी करने। अभी स्पेक्ट्रम का कोई बुक उठाता है, एक चैप्टर पढ़ता है, अपने कोई 3 साल पुराना या 4 साल पुराना किसी एस्पायरेंट से वो जाके जो चैप्टर पढ़ता है उससे बड़ी बड़ी मतलब क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो आगे वाला शांत रहता है क्योंकि वो जानता है कि अभी वो नया नया पढ़ रहा है, लेकिन अभी वो उसकी शुरुआत है। तो वो इस तरह बहुत मतलब लोगों के सामने बखान अपना आता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हूँ, लेकिन जब वास्तविक रिजल्ट आता है तो वही जो नहीं बोलता था उसका रिजल्ट हो चुका रहता है, वो उसका नहीं हुआ रहता है। मतलब क्या, जल का गिरी छलकत जा। तो सर इसका पॉजिटिव वे में तो ले सकते हैं सर, न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड या न्यू प्रॉब्लम रिक्वायर्ड न्यू सोल्यूशन। जेनजी पे आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी न्यू प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड न्यू यही सॉल्यूशंस, उस पे भी आएंगे। वाला टेस्ट सर, ये वाला क्वेश्चन आया था सर टेस्ट सीरीज में, एलुटेरिया के टेस्ट सीरीज में। अच्छा, आया था। यस। तो सर इसमें सर इसका ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव वाले में लास्ट में ही मतलब 40% होना चाहिए, 60% हमको इसमें यही लिखना पड़ेगा नेगेटिव ही। देखिए, हाँ 60% नेगेटिव जाएगा, और 60 से 70% तक आप नेगेटिव जा सकते हैं, क्योंकि ये जो नई बहुरिया के नया चाल है ना, ये भोजपुरी, ये सॉरी, ये बिहार में प्रसिद्ध लोकोक्ति है, और ये प्रसिद्ध लोकोक्ति जो है निगेटिव सेंस में ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा कि 70% तक आप नेगेटिव डालेंगे, 30% तक ही बात को आप पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो भाव नेगेटिव है। भाव ही नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव ज्यादा डालेंगे कि नया नया चाल जो हम लोग करते हैं, कि आज के समाज में क्या स्थिति हो गया कि हम बड़ों का सम्मान तमान तो करते हैं नहीं, और उसके बाद अपने से जो है कि सब चीज सब कम करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है
कि जाके फँस जाते हैं। नया-नया चाल जैसे कि देखिए किस तरीके से लोग क्या करते हैं, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला जो है जी, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं कि तुरंत जो है कि बन जाएँगे। राजा बनने का रहता है ना, तो उस स्थिति में वो जाकर के फिर फँस जाते हैं। सर जो ये नए-नए अमीर लोग होते हैं, जैसे नहीं है कि हाँ। आप मतलब एक शायरी कुछ बहुत चला था कि आपकी दौलत नई-नई है, ये हाँ, आपका वो हाँ। बता तुम्हारा लहज़ा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं बता हाँ, लिख सकते हैं इसको आप। तो ये जलफ़े कैसे करके तो है मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम्हारा लहज़ा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं। जी, बोलिए। जी, बोलिए। ममता सर यादव, गौरव कुमार ललन खान ममता को पढ़िए खानदानी देखिए। अमीर हाँ। सर मुझे ये पूछना था ना कि जैसे हमारे पास जब 4 ऑप्शंस होते हैं, हाँ। तो हमें किन आधारों पे सेलेक्ट करना चाहिए? मान लीजिए अगर 2 में हमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कभी-कभी इसमें ही 5-10 मिनट चले जाते हैं, इस पे लिखूँ, इस पे लिखूँ, इस पे लिखूँ, ऐसा? नहीं, तो देखिए आप क्या करें ना कि जैसे कि मान लीजिए कि 2 में आप अटक रहे हैं, तो 2 में से आप देखिए कि किस पे हम ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं, किस पे सटीक वर्णन कर सकते हैं। आपको उस समय एक रैंडम फैसला लेना ही पड़ेगा कि नहीं, तो आप अगर बहुत ज़्यादा फँस रहे हैं ना, तो 2-3 मिनट एक पे दीजिए, 2-3 मिनट पे एक पे देके देख लीजिए कि हाँ, इस वाले पे मेरे पास कम कंटेंट है और इस वाले पे मेरे पास ज़्यादा कंटेंट है, हम इस वाले पे लिख सकते हैं, इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 1 मिनट पढ़ने में लगेगा, उसके बाद 2 मिनट जैसे मान लीजिए 2 में फँसे, तो 2 मिनट इस पे दे दिए, 2 मिनट इस पे दे दिए, 2 मिनट में आप फैसला कर लेना है, हाँ, ये वाला हम ठीक से लिख पाएँगे और ये वाला ठीक से नहीं लिख पाएँगे। उसके बाद उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग वहीं पे पहले कर लेना है पूरा, उसके बाद लिखने के लिए जाना है। नहीं तो पिछली बार कुछ बच्चों ने क्या गलती किया था, 3 पेज लिख लिया था, उसके बाद लगा नहीं, तो गलत सिलेक्शन हो गया है, तो तीनों पेज को ऐसे करके काटा। अबे 3 पेज आप काटेंगे, उसके बाद नया ऐसे उठाएँगे, उसपे आप कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, आपका चूँकि समय जा चुका है, 15 से 17 मिनट आपने बर्बाद कर चुका है। उसके बाद आप 5 से 7 मिनट फिर लगाएँगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में और 40 मिनट में फिर ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे या 30 मिनट में, तो जहाँ आपको 45 से 50 मिनट में ऐसे लिखना था, वहाँ 30 मिनट में लिखेंगे, तो वैसी बात है कि कम पेज, कम कंटेंट लिखाएगा ही। इसलिए ये परिपूर्ण फैसला कर लेना, जीवन में दुविधा में नहीं रहना है कि हमको कौन-सा लिखना है, जो सा लिखना है, सो लिखना है, उस पे और एक ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन और आप सॉरी एक क्वेश्चन और है जैसे कि मान लीजिए हमें एक किसी टॉपिक पे ना मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है, लेकिन हमें ना इंट्रो में कोई इंट्रो के लिए कोई प्रभावशाली मतलब उद्धरण नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम जो दूसरा है वो मेरे को मतलब बाकी सब चीज़ें आ रही, तो क्या हम उसको लेके चल सकते हैं जहाँ पे मतलब हमें उद्धरण स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं मिल रहा है? तो आपको तो उसमें प्रॉब्लम क्या-क्या आ रहा है इसमें? जैसे मैंने आज लिखा ना, तो मुझे एक क्वेश्चन में था, वहाँ पे मुझे चीज़ें तो समझ में आ रही थी, लेकिन स्टार्टिंग के लिए ना इंट्रो नहीं मिल रहा था मुझे ठीक कि है, मैं इंट्रो नहीं कैसे मिला। उसको। ठीक है, दूसरे में क्या हो रहा था? और दूसरे में ये था कि मेरे पास कंटेंट सब मतलब ठीक था, इंट्रो अच्छा था, बहुत अच्छे तक भी लेके चले गए थे वो भी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रामाणिकता का कमी है, वो ऐसा लग रहा था जैसे पर्सनल पुट ज़्यादा दे पा रही थी अच्छा मैं। मतलब जैसे बॉडी में आप नहीं जा पा रहे थे बहुत अच्छे से। तो देखिए नहीं, इंट्रो बॉडी में में अगर भी जा हाँ, डायमेंशंस तो खोज पा रही थी, लेकिन उसके लिए जैसे किसी की पुष्टि हो, प्रामाणिकता हो, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, जैसे दूसरे ने कुछ कहा हो वैसा। तो कोई बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इसमें इंट्रो आपको नहीं आ रहा था, लेकिन और सारा चीज़ बहुत अच्छे से आ रहा था। हाँ। तो आपको कोई बात नहीं है, एक ही पक्ष कमज़ोर है ना, तो इंट्रो आप साधारण भी देंगे, लेकिन आप लिखना स्टार्ट करेंगे, बॉडी में बहुत अच्छा आप लिख लेते हैं और बहुत प्रामाणिक चीज़ों को आप डाल पाते हैं, तो उसको आप सिलेक्ट करें। आप मान लीजिए इसमें बहुत कोई अच्छा कोटेशन से इंट्रो स्टार्ट कर दिया, ये बच्चे गलती करते हैं। अरे ये तो आसान है, इसमें तो बहुत अच्छा लिखेंगे, वेल तुमको याद है। अब 3 पेज के बाद आपके पास कंटेंट मिलना ही खत्म हो जाता है, बहुत परेशान में पड़ जाएँगे ना आप। उससे अच्छा है कि कोई बात नहीं, इंट्रो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा-सा साधारण होगा, लेकिन बॉडी में जो मेन मटेरियल अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स तो वहाँ के मिलेंगे ना, सिर्फ इंट्रो के तो मार्क्स मिलते नहीं है ना। तो इसी तरीके से सिलेक्शन में अपना जो है कि ध्यान रखना होता है। ओके चलिए, सर। और कोई सवाल? आज मैंने यही फ़ील किया था, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि हाँ, ओके, आज मैंने ओके, खुद लिखा तो ओके। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आया था ऐसे लिखने में? सर ज़्यादा टाइम सर ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही चल जा रहा है सर। 10 से 15 मिनट लग जा रहा है कम से कम 10 एक मिनट लग टॉपिक जा पे रहा है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग देखिए करना। 10 मिनट लग भी रहा है ना, अगर आप अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पा रहे हैं तो 10 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि 50 मिनट में भी आप आराम से लिख लेंगे 7 से 800 वर्ड। ये काफ़ी है। 50 मिनट 15 मिनट लग गया था सर आज हमको तो। नहीं, तो उसको थोड़ा-सा कम कीजिए ना, 10 मिनट तक रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर तो दिक्कत हो जाए। देखिए 2-3 मिनट तो मैं कहूँगा लास्ट में बचा के रखिए कि कलर-वलर करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि बार-बार नहीं लिख के निकल जाता है, नहीं में बिंदी लगता है, तो वहाँ भी कहीं-कहीं बातें छूटेगा ही छूटेगा, तो उसको लास्ट में जैसे कहाँ अंडरलाइन वगैरह कीजिए, ये वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा था, ये इसको अंडरलाइन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, तो वो सब
कीजिए 2-3 मिनट सजाने संवारने में लगाइए ना, मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा ना आपका। ठीक है? तो ये है। उसके बाद एक आध टॉपिक हम लोगों ने और देखा था। इस पे और बताइए, अभी 10 पॉइंट हुआ कहाँ जो छोड़ देंगे इसको, फिर दूसरा टॉपिक बताएँगे। नई बुढ़िया के नया-नया साल, उसमें किसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आएगा? ट्रम्प साहब का। सर वो और एक बताइए। इस पर एक कविता है ना सर की, हाँ। इस पर एक ये जो खानदानी रईसे वो मिजाज हाँ। रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा हाँ। लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। हाँ, ये सही है। कैसे होगा? जो खानदानी होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, हाँ, तुम्हारी तुम्हारा लहजा तुम्हारा बता रहा है बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। नहीं। हाँ, इसको लिख के आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जो आज के समय में लोग क्या कहते हैं, आईफोन खरीद के सोशल मीडिया पे दिखावा करते हैं। कुछ लोग जो है कि भाड़े का गाड़ी लेकर के, भाड़े का कोट लेकर के सोशल मीडिया पे दिखावा करते हैं कि जिससे लगता है नई-नई दौलत आया। उसके बाद नई-नई दौलत आने के बाद क्या करते हैं लोग, जेन ज़ी सेविंग करना कम कर देते हैं और घूमने-फिरने इधर-उधर में जाने में, ये महँगा जूता खरीदने में, महँगा मोबाइल खरीदने में और महँगा ये सब खरीदने में लगा देते हैं, जो कि वो क्या है, डिप्रिसिएटिंग एसेट है। वो धीरे-धीरे तो घिस के खत्म ही हो जाने वाला है। तो उसको आप एग्जांपल दे सकते हैं। और हाँ सर, बताइए। मैं एक चीज में ये पूछूं, वाला एक इसमें तो बार जेन रिपीट जी को तो हम दोष ही दे रहे हैं, लेकिन इसमें तो एआई का भी तो, एल्गोरिदम का भी तो दोष है ना, बाजारवाद का भी तो दोष है ना, कि वो उपभोक्तावादी कल्चर को ही बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से वो उसको उस तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं, सेविंग्स को या कैपिटल जो फॉर्मेशन। सोच नहीं पा रहे तो वो उसकी प्रॉब्लम, हमको कहाँ बाजारवाद आकर्षित कर लेता है। मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, एक सामान तो मॉल में एक ही सामान खरीद के आते हैं। कहाँ है कि मॉल घुसे तो 5 सामान खरीद के आ गए। ये तो वो और जेन जी की गर्ल्स लोग, प्रॉब्लम, मतलब सॉरी, वो जेन जी की प्रॉब्लम है या फिर समाज की प्रॉब्लम है? देखिए जनजीन का समाज की संयुक्त रूप से प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात ये समझना पड़ेगा उनको। ठीक है, बाजार तो एल्गोरिदम, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम है, क्या आपको नहीं है कि लाके परोस-परोस के सामने दे रहा है? जो पॉर्न वेबसाइट का एल्गोरिदम है या फिर जो आपका इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, मतलब एक इंस्टाग्राम में ऐसा स्टोरी आया कि एक व्यक्ति ने किसी को फॉलो नहीं किया था, लेकिन उसके इंस्टाग्राम के फीड पे बहुत सारे सेक्सुअल कंटेंट आ रहे थे। वो ओनली फैंस वाले टाइप के कंटेंट आ रहे थे। उन्होंने फिर कंप्लेन किया था इंस्टाग्राम को, व्हाट इज़ दिस? ये क्यों आ रहा है मेरे पेज पे? मैंने तो किसी रील को फॉलो ही नहीं किया है। तो ये तो उसको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आपकी है ना, कि बाजार में तो सब दिन सब चीज़ बिकता है। इसका क्या मतलब आप सब चीज़ खरीदेंगे कि सेविंग भी करेंगे? ठीक है? वो सर जेन जी का प्रॉब्लम है ना कि उसने अपनी स्वच्छंदता को ही अपनी सब कुछ मान लिया है। हाँ, यही प्रॉब्लम है। अभी हम लोग देखे ना पिछले वाले अथी में, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया वाले ऐसे में, कितना डिटेल में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा भी तो था। ठीक है, और बताइए? नई दुल्हनिया की नहीं भूलिए कि नई साल में सर झोला छाप पत्रकारों को भी उदाहरण दे सकते हैं क्या? सर जो कैसे है नए अधिकारी या नए वो आते हैं, वो अपने हाँ, आप को नए पुष्ट करने के लिए थोड़ा मतलब नहीं, नए जब सरकार रील आती वाले है तो रील वाले अधिकारी दीपक रावत जैसे उदाहरण। दीपक रावत जैसे, हाँ। उसके बाद जो नई-नई सरकार आती है, और जो झोले छाप पत्रकार होते हैं सर, जो ज्यादा ही कुछ अति करते होते हैं। हाँ, सरकार आते हैं। उसके तो एक उसमें गाना भी होता है ना सर, एक पुराना सा गाना था, ये नई वाला, खामोश लब है झुकी है पल के, वही दिलों उसका तो में हो गया चर्चा, उल्फत हो गया। नई है, नहीं, अभी हाँ, उसी तकल्लुफ में में है गुफ्तगू में, नई अभी मोहब्बत नई है। नहीं, उसी में है, तुम्हारा लहजा बता रहा है ये दौलत नहीं। ये पूरा है, कंप्लीट है गाना, उसको देख लीजिए। गाना नहीं है वो ये। भी कर सकते हैं, जो हम जैसे वस्तु खरीदते हैं, जब वो नया रहता है तो हम उनको बहुत सजा के रखते हैं, जैसे पता नहीं, मतलब उनको हाँ। कवर कराना, लेमिनेट कराना, उसके बाद फिर वो पुरानी हुई नहीं कि फिर फेंक दिया, या फिर जैसे अपनी गाड़ी को भी बहुत अच्छे से रखना, और नहीं जब वो गाड़ी तो थोड़ी, मतलब नहीं, यहाँ पे आप टॉपिक देखिए ना कि नई दुल्हनिया अच्छा की हाँ नई सॉरी, चाल। हाँ हाँ, ओके तो वो नया चाल वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। सर और बताइए। इसमें मतलब प्रेरक प्रसंग या उद्धरण देने के बाद सर इसका दार्शनिक अर्थ बताना तो जरूरी है ना, हाँ, बताइए ना, उसमें क्या दिक्कत है? उसको तो समझाना कि ही जैसे चाहिए। कि जैसे ये अभी व्यक्ति में गंभीरता की कमी को दर्शाता है, ये सब लिखना तो जरूरी होगा हाँ, ना। हाँ, और बिल्कुल, उसके बिल्कुल। अगर किसी हाँ, व्यक्ति में ना हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब दिखाना उसमें, मतलब बॉडी में लिख सकते हैं। ओके इंट्रो में आप लिखेंगे। अभी एक ऐसे और लेंगे, उसमें आपको फिर से समझा देंगे अच्छे से ये वाला मामला। नई ठीक है? सक्रियता की भी उदाहरण दे सकते हैं क्या सर? नहीं, सर न्याय एक सक्रियता ऐसे क्यों का देंगे? ना पूरा मतलब इंट्रो से लेके ना कंक्लूजन तक ही ना एक फॉर्मेट बनाया जाएगा आपस में ही मिलके, प्लीज।
तो मैंने तो किया था अभी, आपके शायद आप लेट से अच्छा ज्वाइन किए हैं। हाँ मैं सोशल लेट से ज्वाइन तो सोशल मीडिया वाला तो मैंने एक पूरा बताया था, एक और बता देते हैं अभी। उस पे 15 से 20 मिनट तक मैंने एक ऐसे पे ही लगातार बोला था, उसको पूरा बनाया था मैंने। सर इसमें हम एक पॉजिटिव पॉइंट भी ऐड हो सकता है कि हाँ, ये सिर्फ कीजिए, नेगेटिव कीजिए। नेगेटिव एस्पेक्ट देंगे। नहीं, 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 जैसे पॉजिटिव, जम्मू पॉजिटिव, कश्मीर है 30% हमारा, हाँ। 370 जब उसमें था तो उसकी क्या परिस्थितियां थी, हटने के बाद वो एक नया जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ जिसमें जो काफी न्यू डेवलपमेंट हो रहा है। जो न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ रही है, ये कितना परिवर्तन ला रहा है, उसको दर्शाना है आपको। जो जेनजी है, आप देखते हैं कि 22 साल में जो है कि करोड़पति रहता है, 21 साल में लड़का करोड़पति बन जा रहा है। तो जो अच्छे से अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, वो बढ़ भी रहा है आगे। ठीक है, जो नया जेनजी युवा क्या है नेता, सर? अरे जेनजी नहीं जानते, जो 1995 के बाद पैदा लिया है, वो जनरेशन 2000 के बाद जेनजी। अभी जेन अल्फा चल रहा है शायद ना, अल्फा या हाँ बीटा क्या चल रहा है? अल्फा चल रहा, अल्फा पहला बच्चा हाँ, अल्फा वो भी जनवरी में। अभी जेन अल्फा हाँ पे आ गया है। पर सर हम ये जो 1995 से पहले वाले हैं वो मिलेनियल कहलाते हैं। आप लोग मैक्सिमम मिलेनियल होंगे। सर जेनजी तो चलिए ये हो गया, लेकिन हमेशा ये कहते हैं तो युवा जो होते हैं वो फैशन का ट्रेंड सेट करते हैं, जो भी कॉलेज गोइंग युवा होते हैं। हाँ, तो ये तो शुरू हाँ, से वो चलता फैशन करते आया हैं। है। हाँ, फैशन का ट्रेंड सेट करते हैं, बिल्कुल बात सही है। नहीं, युवा, सर ये कहा जाता है, बोलो, बोलिए, बोलिए। ये कहा जाता है जब किसी को चेक करना हो तो उसे पावर देकर देखो, उसके बाद पता चलता है कि वो आपके लिए कैसा काम करेगा। बिल्कुल बात सही है, किसी को पावर दे के देखिए। जैसे इसमें आप पॉजिटिव साइड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जैसे युवा नेता मान लीजिए कोई आता है, तो वो बहुत सारा अच्छा परिवर्तन भी लाता है, टेक्नोलॉजी वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाता है, तो वो भी तो एक बेनिफिट बात है कि नई दुल्हनिया की नई चाल है, नया युवा नेता है तो नया चाल चला रहा है और अच्छा चाल चला रहा है। कोई जरूरी थोड़ी है कि युवा हमेशा गलत ही फैसले करेगा, अच्छा भी फैसला कर सकता है। आप देखिए कि जो ये जेप्टो का मालिक है और वो कौन है, 10 मिनट डिलीवरी, एक ब्लिंकिट वगैरह का, वो दोनों युवा तो लड़का ही है, बहुत ज्यादा नौजवान, आप लोगों से छोटा ही होगा वो, इतना बढ़िया चला रहा है सिस्टम को। तो नई दुल्हनिया की नई चाल हो है, जो उन्होंने राधा रमन धवानी साहब जो इसके मालिक हैं, कौन सा मार्ट है जी, वो उसको अच्छा खासा टक्कर दे दिया है। तो नया युवा थोड़ी ना ऐसा है कि हमेशा गलत नहीं कर रहा है, वो अच्छा भी तो कर रहा है, उसको भी हमको दर्शाना पड़ेगा उसमें। ठीक है। युवा में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक एज के बाद जो बड़ा आदमी होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो वो भी तो दिखाना पड़ेगा कि नया जब युवा आता है तो उसका क्या बेनिफिट हमको मिलने वाला है। तो इस तरीके से इस एसे को लिखेंगे। उसके बाद फिर दोनों मिला के लिखेंगे कि एक तरफ जहाँ अनुभव की आवश्यकता है, वहाँ एक तरफ युवा जोश की भी आवश्यकता है। समाज जब दोनों कंधों से कंधा मिला करके चलते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं सोचते हैं, दोनों एक दूसरे को जो है कि सहजीवी के रूप में सोच के चलते हैं, दोनों एक दूसरे के सोच का सम्मान करते हैं, तो जहाँ हमें एक तरफ अनुभव का बेनिफिट मिलता है, वहीं एक तरफ युवा जोश और नई टेक्नोलॉजी का समाज को फायदा मिलता है। और इस दोनों सोच से एक तरफ जहाँ जो है कि हमारे बुजुर्ग हमें स्थिरता की ओर बढ़ावा देते हैं, अस्थायी तौर से जीवन जीने को सिखाते हैं, हमारा अध्यात्म इस तरीके से अस्थायी रूप से जीवन जीने को सिखाता है, वहीं युवा जो है कि भौतिकतावाद को ला करके क्या कहते हैं, जीवन में मार्केट में क्या करता है, वो डिमांड को क्रिएट करता है और नई-नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवा जो है कि देश को आगे बढ़ाता है। तो नई दुल्हनिया की नई चाल कई बार जो है कि अच्छी भी होती है, लेकिन वो चाल क्या होना चाहिए, सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। उसको क्या करेंगे, कंक्लूड कर लेंगे हम लोग। लिख सकते हैं इसको? ठीक, चलिए एक और लेते हैं। जियत पे छूछ भात, मरले पे दूध भात, उसके बाद लास्ट कर देंगे। जियत पर छूछ भात, छूछ मतलब क्या? ये वाला भी आया था सर। मरले पे एक दिन तो और बताए भी थे, 350 मैंने दिया, उसमें तो मैक्सिमम आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला हो चुका है कोई दूसरा। इस पर टेस्ट भी यहाँ पे। हाँ, इस पे तो सर भी टेस्ट करवा हो गया दीजिए है। सर। लिखिए इस पे, लिखिए कोटेशन लिखिए। जीते पिया बात ही ना पूछे, जीते पिया बात ही ना पूछे, जब पिया जिंदा थे तो उसको बातें भी नहीं पूछा जा रहा था, अब मुहते ही पीपल में पानी। मतलब कि जब पिया जिंदा रहते हैं तो क्या करता है, जो आजकल वट वृक्ष में जाके महिला लोग पूजा करती है कि मेरा पति सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहे, और करवा चौथ करती है और रात दिन पति से झगड़ा करती है, और कभी कभी तो ड्राम में भी भर के भेज देती है। हर रीति रिवाज का एक सकारात्मक पहलू है सर, उसको सोचते सोचते भी अच्छा होता है लाइफ में। हाँ, उसके सोचते सोचते भी अच्छा होता है, उस पे भी आ रहे हैं, दोनों पक्ष को लेंगे। ठीक है, इसको लिखिए। जीते पिया बात ही ना पूछे,
सर अब वो मोड़ते कंपनी हैं। ड्राम बनाना बंद कर चुकी है। चलो ठीक है, चलो अब माता पिता भी लिखो। जियत माता पितामह दंगा दंगी। जब माता पिता जिंदा थे तो पुत्र क्या करता था? दंगा दंगी करता था, मतलब कि मार पीट करता था माता पिता के साथ, खाने पीने के लिए नहीं देता था। और जब माता पिता मर गए तो उसको पहुंचाना है गंगा में पहुंचाने के लिए और आग देने के लिए क्या करता है ये लोग? झगड़ता है कि हम ही सबसे ज्यादा माँ को माने थे, माँ तो हम ही को बोली थी कि मरेंगे बेटा तो तुम ही हमको आग देना। मरे पिता पहुंचावे गंगा, पहुंचावे गंगा, ये होता ही नहीं समझ में। और आग देने में एक चक्कर ये भी है सर इसके कि लिए जो कफन वाले उद्धरण स्टार्ट कर सकते हैं क्या कफन में? हाँ, जब उनके पास खाना नहीं हाँ, बोल अर्थी लेने जा रहे हैं और अर्थी भी बात वो तो एक्सी देखा था तो कफन के पैसे भी खा के चिट कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्या है, ऐसे के मरम घुस होती है। पर जियत मतलब जब माता पिता आपके जिंदा थे तो उसको नून भात भी खाने के लिए नहीं देते थे, कुछ भी नहीं खाने के लिए देते थे, ठीक है। अब मरने पर दूध भात, जब माता पिता मर गए बढ़िया 4 तरीके का भोज कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं और फोटो बना रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं कि बाप रे बाप मेरा पिताजी चला गया। जब पिताजी आपके जिंदा थे तो किस तरीके से आप उसे मारपीट करते थे, घरेलू हिंसा करते थे, उसका सम्मान नहीं करते थे बूढ़ों का। वो बेचारे पाई पाई के लिए, रोटी रोटी के लिए तरस के मरे हैं। आज जिस दिन मरे हैं आप सोशल मीडिया पे मार एकदम घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यहाँ पे ये मतलब उसमें ना दूध भात सर एक क्रिया है, 16वें संस्कार का एक पाठ है ये दूध भात, दूध क्रिया करके कुछ कार्यक्रम होता है जिस हाँ हाँ होता है पिंडदान क्रिया, वही जो भी है। और यहाँ वो भाव लेकिन नहीं है। नहीं वो दूध भात दूध क्रिया करके एक 16वें संस्कार का एक पाठ होता है। हाँ हम जानते वो अंतिम संस्कार का एक पाठ होता है, एक पाठ होता है। पहले दिन स्टार्ट होता है वही। अब देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मर्म समझ गए हैं ना कि जब पिता माता जिंदा थे तो उनको मैंने वैल्यू नहीं दिया और उसके बाद जब मर गए तो उसको उसके ऊपर जो है कि बहुत तरीके का क्रियाक्रम और उसका जो है कि गुणगान करे जा रहे हैं। जी बोलिए सर इसका एक और सर कहावत है सर, उसका मुहावरे से मेल खा रहा है। का वर्षा जब मतलब खेती सुखाना है, कृषि सुखाना है, उससे भी मिल रहा है ये। बात सही नहीं हाँ उसमें अंतर है, थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। थोड़ा सा अंतर है लेकिन सर उसमें डाल सकते हैं मैं, मतलब कि अब मतलब ये कहा जा रहा है कि जब समय था तब वो सही काम नहीं हुआ, समय चला गया तब वो मतलब काम किया जा रहा है। गुड 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 डाल सकते हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा अंतर। सर मुझे एक वो ये आ रहा है जो दिव्या हम लोगों ने दिव्या पढ़ी थी तो जो उसमें सेन है पार्थ सेन, वो उस समय नहीं आता, बाद में उसको जब वो पूरा गर्भवती होकर पूरा भटकती रहती है और बाद में जब वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की बात करती है तब वो आके उससे शादी का प्रस्ताव देता है। हाँ गुड गुड गुड, ये वाला आप डाल सकते हैं दिव्या। सर मेरे यहाँ एक कहावत ही अलग है, क्या वर्षा किसकी कहानी है मैम? ममता मैम, हेलो ममता मैम किसकी कहानी बताइए ये वाला? दिव्या दिव्या काल्पनिक पाठ है, कहाँ का है? जसपाल दिव्या जसपाल की है, उपन्यास है, दिव्या उपन्यास है ये। हाँ दिव्या उपन्यास है, जसपाल ये उपन्यास है, इसको पढ़िएगा, इसका ऐसे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है और फाइनली वो नहीं आती है, वो नहीं आता है सिलेबस में ये उपन्यास। हाँ हिंदी साहित्य में है ये पढ़ने के लिए, ये दिव्या वाला। सर मेरे यहाँ बोला जाता है रही तो मन निभाई है, जई है तो मन पछताई है। हाँ ये वाला इससे जो है कि कनेक्ट करेगा ज्यादा। सर इसमें तो एक तरह से वो चीज दिखा रहा है, एक ढोंग को दिखा रहा है कि आदमी एक ढोंग करता है। मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि इसको 3-4 तरीके से डिकोड कर सकते हो कि जब कोई चीज जीवित रहता है, जो चीज जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला सो वो सोना है, ये भी इसका एक मर्म है, ठीक है। दूसरा है कि जो चीज आपको जिस समय करना चाहिए था उस समय आपने किया नहीं, इसी का उल्टा आप लिखेंगे ना कि जब जियत पर दूध भात और मरले पे छूछ भात। तो जब इसको आप उल्टा के एक बार देखिए अपने जीवन में कि किस तरीके से वो बेनिफिट कर सकता है। जब आपका माता पिता उसका आपने सेवा किया होता तो क्या आपको आत्मसंतुष्टि मिलता है, ठीक है। इसको चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, समय रहते हुए काम नहीं करना, मतलब समय बीत जाने के बाद किया हुआ काम कुछ भी मतलब किसी मतलब का नहीं है। समय बीत जाने के बाद अगर उस पर कुछ काम कर वो पछताने से कोई फायदा नहीं है। जब समय था तो आपको काम करना चाहिए, वो ये इसका मर्म है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जीते पिया ना बाती पूछले अमोते हैं पीपल को पानी। मतलब कि बिहार की यह प्रचलित लोकोक्ति इस भाव को दिखाता है जब तक आदमी जीवित होता है तब तक उसे वंचित एवं उचित सम्मान प्राप्त नहीं होता है।
लेकिन मृत्यु के पश्चात उसके प्रति अत्यधिक आदर सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। जीएच पर छूतवाद का अर्थ है कि व्यक्ति जब खुद की आजीविका कमाने में सक्षम नहीं रह पाता है, तो उसकी निर्भरता जब परिवार के अन्य सदस्यों पर होती है, तो फिर क्या स्थिति होता है माता-पिता का? तो हो जाती है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि परिवार के वृद्धजनों और बुजुर्गजनों को अपने परिवार के ही लोगों में प्रेम की आवश्यकता होती है। जिन बेटों की बेरुखी से वो असहाय हो जाते हैं बुजुर्ग, और जीवित अवस्था में ना तो उससे अच्छा भोजन, ना ही आदर, ना ही सम्मान मिल पाता है, उन्हीं लोगों द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यह जताने का प्रयास किया जाता है कि वो कितने पितृभक्त थे, और समाज को यह दिखाने की कोशिश किया जाता है कि उसका बहुत आदर सम्मान वो किया करते थे। तो एक अच्छा-सा हम लोग क्या डालेंगे इसमें? इंट्रोडक्शन डालेंगे। तो ये सटीक इंट्रोडक्शन था। पर इसमें सर मुझे एक वो बूढ़ी का आपने माँ बाप का लिया ना, तो मुझे एक वो जयशंकर प्रसाद नहीं, प्रेमचंद्र की है बूढ़ी काकी में, जिसमें वो लड़का अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर देता है, फिर उसके अधिकारी आते हैं जब, तो वो लास्ट में उनको अंदर रखा रहता है कि मेरी माँ ऐसे वैसे कर रही है, बाद में माँ के चलते ही उसे मिलता है उसको प्रमोशन। बोला जाता है दावत नाम नाटक का नाम है क्या? बूढ़ी काकी नाम है सर। नहीं, बूढ़ी काकी नहीं, दावत दिया जाता है। मतलब प्रेमचंद्र की इतना मुझे याद आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, वो उसमें उसका क्या तो दावत करके ऐसे उस नाटक का नाम है, आप जो बता रहे हैं। अपने पत्नी को बोलता है कि तुम सब करना, और माँ को दरवाजे से बाहर निकलने से मना कर देता है कि आप मत निकलो। हाँ, तुम बाहर मत निकलना, और ये बुढ़िया अगर बाहर निकलेगी कि पड़ोस की बुढ़िया के साथ बैठेगी और उसको खांसी है, ये खांसेगी। चीफ की दावत इसका नाम है, ठीक है? हाँ, चीफ की दावत। ठीक है, ये सही है। उसके बाद एक और है बूढ़ी काकी में भी सर इसी तरह की कहानी है, लेकिन बूढ़ी काकी में सर लास्ट में वो ना वो पत्तल में जूठे खाती है ना, वो लास्ट में तो हाँ, पत्तल में जूठे खाती है। उसमें पत्तल में वो जूठे खाती है और सो जाती है, फिर उसको वो किस तरीके से उसकी जो एक थी पुतहू या कोई है या बेटी, पता नहीं कौन है, असद पुतहू ही है, वो बहुत ही उसको बाद में अंतर से आत्मग्लानि फील होता है कि भोज में सबको सबकी चीज दिया गया, बूढ़ी काकी को कुछ नहीं दिया गया था, और उसके द्वारा जानबूझ के नहीं दिया गया था। ये बूढ़ी काकी वाला कहानी सटीक इसमें बैठेगा। ये आप लिख सकते हैं। ये एक दिव्या जसपाल वाला, इसमें ये तो बहुत मार्मिक है, इसको आप पढ़िएगा तो रो जाइएगा कि किस तरीके से वो प्यार करने के लिए तरस जाते हैं एक दूसरे के दोनों, और फिर फाइनली जब प्रपोजल दिया जाता है तो एक्सेप्ट नहीं होता है। ये बूढ़ी काकी वाला इसमें आप इसको दे सकते हैं, बहुत सटीक एग्जांपल बैठेगा इसमें। चिप की दावत थोड़ा-सा इससे हट के हो जाएगा, ठीक है? बूढ़ी काकी वाला दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 कहानी आपको यहाँ पे मिल गया। एक और है शतरंज के खिलाड़ी, उसमें वो लेकिन इससे अलग है, बिल्कुल ही अलग है, वो उसमें अकेलापन का चर्चा है। आप लिख सकते हैं इसको, शतरंज के खिलाड़ी। इसको थोड़ा-थोड़ा जो है ना, आप लोग क्या करेंगे, जितनी कहानी लिखी जा रही है ना, इस कहानी का आप क्या करेंगे, यूट्यूब से देख करके या फिर कहीं इस समरी वगैरह लिख के रख लेंगे अपने पास, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है? सर इससे जुड़ा एक कोटेशन है, बोलिए। सुनाए क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए। चाट रहे थे जूठी पत्तल कहीं सड़क पे खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी थे अड़े हुए। ये भूख पे ही है। चाट रहे थे जूठी पत्तल कहीं सड़क पे पड़े हुए, कहीं सड़क पर पड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी थे अड़े हुए। अरे वाह! इसका मतलब भूख इतना तीव्र था दोनों का, और झपट लेने को उनसे, और झपट लेने को उनसे लेने को भी थे अड़े हुए, उनसे कुत्ते भी थे अड़े हुए। बहुत अच्छा। दोनों भूख से त्रस्त थे, परेशान। हाँ, दोनों भूख से त्रस्त थे। एक और मैं लिखा था इसके ऊपर, तो इसमें आपने ये लिख लिया ना, जियत पिता माँ दंगा दंगी मरे पिता पहुंचावे गंगा। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे, उसके बाद फिर कुछ लिखा देंगे, तब क्लास पेंट करेंगे, ठीक है? तो इसका इंट्रो समझ में आ गया आपको? उसके बाद फिर इसी संदर्भ में एक ये कहावत है कि जियत पिता माँ दंगा दंगी मरे पिता माँ पहुंचावे गंगा। आज एक हर परिवार की यही स्थिति होते जा रही है कि जहाँ समाज में जैसे जैसे आधुनिकता और सोशल मीडिया का नशा चढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ही समाज में जो है कि दिखावटी चीजों का ज्यादा भरोसा करता है और वास्तविकता में सम्मान नहीं करते हैं। उसके बाद फिर कई सारा उदाहरण देंगे हाल में कि जो है कि दिल्ली का एक दंपत्ति जो है कि किस तरीके से उसका फोटो मदर्स डे पे उसका अपनी माँ का सोशल मीडिया पर तो फोटो डालता था,
लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि उसके माता पिता को यहीं खुद के भरोसे अकेले छोड़ के वो लड़का अपना उसका बेटा और पुतहु दिल्ली अमेरिका चला गया। और कुछ दिनों के बाद खबर आई कि उसके माता पिता भूख से उस दोनों की मौत हो गई, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी में से कोई भी घर से बाहर निकलकर खाना लाने नहीं जा सकता था। ठीक है, तो अगर उस बुजुर्ग दंपत्ति का ये लोग ध्यान रखे होते, घर में उस बुजुर्ग दंपत्ति के अलावे कोई दाई नौकर भी ये रख के जाता है इसका लड़का यूएस से, तो उस पुत्र को अगले भी मदर्स डे पर माता के साथ सोशल मीडिया पर हैप्पी मदर्स डे लिखकर पोस्ट करने के लिए माता जिंदा रहती। ये स्थिति है। सहानुभूति दिखाकर अपने माता पिता को सेवा करने के लिए एक नौकर तक उन्होंने नहीं छोड़ा था, जबकि वो यूएस में कमा रहा था, माता पिता दिल्ली में रह रहे थे। इस अंधड़ दौड़ की दुनिया में सिर्फ अपने जितने ही माता पिता परिवार को इज्जत सम्मान देखभाल नहीं करते हैं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी ये लोग यही रवैया अपनाते हैं। जिस तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, आने वाले उसी समय के लिए मोहताज होंगे कि प्रकृति में जलवायु परिवर्तन एक नई सच्चाई बनकर सामने आएगी। उसके बाद लिखेंगे कि जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी नदी के पानी में जहर घुल जाएगा, जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तब इंसान को एहसास होगा कि वह पैसे नहीं खा सकता है। इसको जलवायु परिवर्तन से जोड़ेंगे। किस तरीके से हमने अपनी नदियों को प्रदूषित किया है और घर-घर में आरओ लगवाने की आवश्यकता हो गई है। बिहार में एक प्रचलित जो है कि महापर्व है हमारा छठ, और छठ हम लोग नदी के किनारे मनाते हैं। लेकिन अगर जीती नदी को दूध भात दिया होता, यानी उस नदी का देखभाल किया होता, तो आज नदी को मरने के बाद पोखर और तालाब में छठ मनाने की स्थिति नहीं आती। यही वक्त है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, पेरिस जलवायु जैसे समझौते को लागू करें और अपने नदी जिसको आप देवता मानते हैं, माँ मानते हैं, माँ गंगा, माँ नर्मदा, उसका सेवा करें। तब तो वो जीते जी उसका अगर सेवा करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देगी, कि जब नदी मर गया तो उसके लिए जो है कि फिर आंदोलन चलाएँगे। विद्यार्थी जीवन में भी यह बात लागू होता है। जब आपको पढ़ाई का समय रहता है, आप अनावश्यक कार्यों में लग जाते हैं, सोशल मीडिया में, प्रेम प्रसंग में, नशा शराब की लत में लग जाते हैं, और जब इसमें चूक जाता है या आपका अंतिम अटेम्प्ट आता है, तो आप जो है कि दूध भात यानी कि पढ़ाई में लगने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस समय तक जो है कि आपका समय बीत चुका रहता है। और फिर जब आपको पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए था, आप पार्ट टाइम की तरह काम कर रहे थे, उसके बाद फिर क्या मिलता है? पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आपको मिलता है। तो यही है कि आपको लगता है कि, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जियत पर छूछ-भात का मसला है, अगर वो जीते जी दूध भात खाए, तो फिर जो है कि इस जीवन में उसको ये जो है कि समस्याएँ नहीं आएँगी। यानी कि हमारा जीवन, परिवार, समाज सभी सुखी रहेगा, जियत पे छूछ-भात के बदले अगर जियत पे उसको दूध भात दिया जाए तो। क्लियर है? जी। सर मुझे ना एक और भी याद आया कि हम लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट में जो माता सीता का है, जब राम जी उनको लेने आते हैं, तो वो उनके साथ जाने की बजाय वो पृथ्वी में समाना स्वीकार करती हैं, क्योंकि हाँ। बार-बार वो हाँ, दे सकते हैं, लेकिन क्यों अब कोई अच्छी चीज़ों से कोई दूसरे चीज़ से कंक्लूड करना भी श्रवण कुमार को डाल सकते हैं सर। श्रवण कुमार को, हाँ, श्रवण कुमार का एग्ज़ाम्पल डाल सकते हैं, सर बहुत मैं बेस्ट। बोलूं? बोलिए, बोलिए। शहर बसाने के लिए जंगल काटते हैं और फिर जीने के लिए छतों पर मनी प्लांट लगाते हैं। इससे कमी और जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। इसमें लोकतंत्र को भी दे सकते हैं, जब आपको लोकतंत्र मिला था, तो आपने उसका सम्मान नहीं किया, तानाशाही में जब आप बदल देते हैं। जिस तरीके से आपको आज़ादी मिलती है, फिर आप जब किसी के गुलाम हो जाते हैं, सरकारी संपत्ति जब आपको मिलता है और उसका आप नुकसान कर देते हैं, और समय पे जो है कि आप किसी का काम नहीं करते हैं, जब जवानी रहता है तो आप स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, जब पढ़ने का समय था तो आप जो है कि गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए थे। उसके बाद फिर जो है कि क्या कहते हैं, वो मज़दूरी करने का जो है उसको दे सकते हैं। उसके बाद और भी एग्ज़ाम्पल है, बुजुर्गों का जब आप सम्मान नहीं करते हैं, सभ्यता, संस्कृति, स्वास्थ्य, मानसिक रूप से भी आप जो है कि उसके लिए प्रताड़ित होते हैं बाद में। इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है? तो अब आपको लगता है ना कि कोई भी आएगा तो हम ऐसे लिख लेंगे। चलिए एक और लिखिए आप। मैंने उसको देखा जब देखा, देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। लिखिए। ये जो इन्होंने लिखा है ना, चाट रहे थे जूठी पत्तल कहीं सड़क पे पड़े हुए, और झपट लेने को उससे कुत्ते भी थे अड़े हुए। इसी में लिखिए गरीबी पे एक और, मज़दूरी पे। मज़दूरी पर। इसको लिखिए, पूरा लंबा है ये। मैंने उसको जब देखा, मैंने उसको ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। जब देखा, वो अलग-अलग लाइन है ही ऐसा, ये कविता है। लोहा देखा,
लिख रहे हैं कि सो रहे हैं? लिख रहे हैं लोग सर। ठीक है। लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा। तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। एक इम्पोर्टेंट पढ़ाना था आपको ये जी, आरक्षण पे ऐसे पढ़ाना था, बहुत समय हो गया। गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको ये सब उसको गोली जैसा चलते देखा। बहुत बड़ा हो जाएगा सर ये तो। नहीं बस खत्म हो गया। इतना सा लिखना पड़ेगा आपको, 10 नंबर इसमें 7 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। चलते देखा, केदारनाथ अग्रवाल। इसको कहाँ जोड़ सकते हैं सर? क्या बोले? ये मजदूरी पे है, गरीबी पे है, गरीबी मजदूरी पे रही है। मैंने उसको देखा, जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ सर ये लाइन तो विजन 2047 तक में भी आता है कि भारत कैसे कैसे आगे बढ़ा और फाइनली 2047 में ऐसे आया। हाँ बिल्कुल, विजन इंडिया 2047 में ये ऐसे आप आ भी सकता है आपको। विजन 2047 का ऐसे भी आ सकता है, और जो असमानता का विकास हो रहा है उस पर भी आपको ऐसे आ सकता है। चलिए एक और टॉपिक लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। आरक्षण पे हम लोग बहस करेंगे। चूंकि बहस नहीं करेंगे, बहस करने का तो समय नहीं है, इसका आरक्षण का आज इतिहास पढ़ा देते हैं, उसके बाद अगले दिन जो है कि आरक्षण पे अगर कभी मौका मिले आप लिख सकते हैं। आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत पॉइंट है आपके पास लिखने का। तो बताइए, आरक्षण सबसे पहले भारत में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इसका शुरुआत हुआ, आरक्षण का इतिहास? आरक्षण का इतिहास बाबा भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक आधार पर देने के लिए बात कही थी संविधान में, जो आगे चलकर ये परंपरागत हो गया। सबसे पहले आरक्षण सर साहू जी महाराज ने दिया था। आर्थिक आधार पे कभी था ही नहीं। साहू जी महाराज से भी महाराज ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान किया गया। यस सर, मार्ले मिंटो से स्टार्ट होता है सर। नहीं, उससे पहले भी आरक्षण था, बहुत पहले आरक्षण था हमारे 1861 में सर, 1861 में भी हुआ था सर। नहीं वो सबसे पहले साउथ में हमारे यहाँ है जो उस आरक्षण की बात है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, व्यवस्था के अंतर्गत में आरक्षण की बात होती है, उस परिषद बनाया था उन्होंने। तो सबसे पहले सर 1891 में त्रावणकोर के राजा जो थे सर, वो स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण देते हैं सर। सर चाणक्य भी अर्थशास्त्र में वर्णन किया है। कितना बोल रहे हैं 80? उसके बाद 1891 में त्रावणकोर के जो राजा हैं, उन्होंने स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण देने संबंधी व्यवस्था लागू की थी। त्रावणकोर के राजा। उसके बाद 1895 में क्या हुआ? मैसूर राज्य ने जो है कि मिलर कमीशन का गठन किया, सरकारी नौकरी और शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। फिर 1901 में महाराष्ट्र के जो सामंतवादी रियासत थे कोल्हापुर के साहू महाराज, उन्होंने आरक्षण देना शुरू किया। उसके बाद 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण की बात हुई। 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, सॉरी 1928 में से उठा लेंगे सर हम लोग। हाँ, तो 1909 मार्ले मिंटो से। उसके बाद बॉम्बे सरकार ने क्या किया? पिछड़ी जाति को 3 श्रेणियों में बांटा था, आदिम, दलित और पिछड़ी जाति। 1929 में उसी आदिम और दलित और पिछड़ी जाति को साइमन कमीशन में आदिम जाति को अनुसूचित जाति यानी कि आदिम को उन्होंने 80 कह दिया, और फिर जो दलित था, हरिजन था, उसे 80 कह दिया। उसको क्या कह दिया? 80 कह दिया। ये साइमन कमीशन 1929 में किया। फिर जो भीमराव अंबेडकर साहब की बात आप कर रहे थे, इन्होंने 1920 के दशक से जो है कि राजनीतिक आरक्षण की मांग उठाना स्टार्ट की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुनः समझौता के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए थे।
फिर संविधान में भी आरक्षण के बहुत सारे प्रोविजन है। आर्टिकल 164 में क्या है कि 164 4A में है, सरकारी नौकरी के लिए पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की है। आर्टिकल 164B में पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। उसके बाद लोकसभा में सीटों में भी आरक्षण है। 330 के तहत लोकसभा में 80 सीटों पर आरक्षण है और सर 325 के तहत आर्टिकल 15(3) है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, तो 16(4) है, 15(4) है। हाँ, वो आप जानते हैं, बहुत आसान है, मैं बता नहीं रहा हूँ। और उसके बाद 332 में जो है कि विधानसभा में SC/ST को आरक्षण देने की बात है। 1950 में क्या स्थिति था कि SC को 12.5% आरक्षण और ST को 5% आरक्षण था, लेकिन 1960 में बढ़ा करके 15% SC को और 7.5% ST को कर दिया। 7 अगस्त 1990 मंडल कमीशन की अनुशंसा को प्रधानमंत्री BP सिंह ने लागू किया और OBC को 27% आरक्षण देने की बात की। और उसके बाद जो देश में बवाल होना स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा 1990 का वो पूरा का पूरा दशक। कौन था जो तेल डाल के आग लगा लिया था अपने ही शरीर में? देशबंधु कॉलेज का कोई छात्र था, ड्यू का। क्या था? काहे लगा लिया था? वो कि OBC को जो आरक्षण दिया गया था, इसके विरोध में उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह कर लिया था। क्या तो नाम था उस लड़के का? संविधान को जब अंगीकार गोस्वामी था वो लड़का का नाम, ठीक है। संविधान को जब अंगीकार किया जाना था, उस समय भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से सवाल किया गया था कि सामाजिक आर्थिक विषमताओं को लेकर सवाल उठाया गया था कि क्या होगा अंबेडकर साहब, मुझे बताइए। आपने न्यायिक संवैधानिक रूप से तो सबको एक व्यक्ति एक वोट के रूप में दे दिया, लेकिन संवैधानिक स्वतंत्रता से ही सिर्फ स्वतंत्रता नहीं होती है, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला, अंबेडकर साहब ने कहा था, उसका जब ड्राफ्ट पढ़िएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ मिल जाएगा पेड ग्रुप में, इसको डलवा दिया जाएगा। जितना भी बात मैं आज बोला हूँ सारे का सारा का PDF बना हुआ है, वो PDF आपको पेड ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा, सिर्फ आप सुन लीजिए। जनवरी की 26 तारीख को हम अंतर्विरोधों के युग में प्रवेश करेंगे। राजनीति में समता और सामाजिक आर्थिक जीवन में विषमता रहेगी। राजनीतिक में हम एक व्यक्ति की कीमत एक वोट के आधार पर आंकेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जगत में विषमता मूलक संरचनाओं के कारण हम एक व्यक्ति के एक मूल्य के उसूलों को नकारना जारी रखेंगे। अंतर्विरोधों की इस गिरफ्त में हम कब तक फंसे रहेंगे? सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम समता को कब तक ठुकराते रहेंगे? अगर हमने लंबे अरसे तक समता को स्वीकार करना जारी रखा, तो इसका नतीजा हमारे राजनीतिक लोकतंत्र के संकटग्रस्त होने से ही निकलेगा। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बोला था। यानी कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देना है, सामाजिक आर्थिक जो विषमता फैली हुई है, इसको भी पाटना पड़ेगा और इसको भी बराबर करना पड़ेगा। अगर ये बराबर नहीं होता है तो लोकतांत्रिक संकट हमारे देश में आ सकता है। ये कितने दूरदृष्टि व्यक्ति थे, आप सोच नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है। तो अम्बेडकर साहब के इन्हीं कथनों के साथ हम लोग अब विराम लेने का प्रयास करेंगे। तो बताइए, समझ में आया? सर सबका PDF डाल दीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत फास्ट हो गया सर। प्रॉब्लम हो लिखने में। मैंने फास्ट आज इसलिए लिया था कि पढ़ना बहुत सारा चीज था। आपको देखिए कि 1.5 घंटा में आप खुद भी पढ़ते थे, ना नहीं पढ़ पाते। नहीं ठीक है सर, डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। तो कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ रहा है ना कि ऐसे में मार्क्स आ सकते हैं। जी सर। जी सर। इसका वीडियो अवेलेबल है क्या बाद में कहीं? हाँ, इसका वीडियो लिंक अवेलेबल आता है, सारा तो पेड ग्रुप में जाता ही है, सब चीज लिंक मिलता है, PDF मिलता है, सब चीज तो जाते हैं। ठीक है, हम अवेलेबल करवा देंगे। वैसे भी हम आज बोल देंगे कि जो लोग पेड नहीं भी हैं उनको भी अवेलेबल हो जाए। आप मैसेज कर दीजिएगा तो वैसे ही दे देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि पेड ग्रुप में ही जाया जाए, क्योंकि लास्ट समय है, सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो बात समझ में आई? कुछ बेनिफिट हुआ? बहुत अच्छा डिस्कशन था। यस सर, वेरी बेनिफिशियल। तो आप लोग अब ऐसे लिखिए और देखते हैं कल फिर कोई दूसरे टीचर रहेंगे। जिनको भी DI में प्रॉब्लम है वो DI वाले सर से मिल सकते हैं, और भी सर हैं। सर इससे एक और लेक्चर रख लीजिएगा। DI में जो सॉल्यूशन है वो कितना पॉइंट तक लिखना है? जैसे कि 20/3 आ गया, और उसका तो कितना 0.666 लिखना है या 2 अंक? नहीं, 0.66 क्यों लिखेंगे? 0.67 क्यों नहीं लिखेंगे? ये सब बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है। 0.66 से आ रहा है तो उसको 0.67 लिखा जाता है ना जी। 5 के बाद वो 1 बढ़ जाता है।